फिर एन ने कहा, कोई बात नहीं मास्टर, मैं ऑक्शनर से कहूंगा कि वह बाद में यह लॉट आपके लिए निकाल ले। असल में आप सीधे ऑक्शन में बोली लगा सकते हैं मास्टर। एन को लगा कि चेन म्यू पहली बार फैमिली ऑक्शन में हिस्सा लेने आया है और वह असल में ऑक्शन में बोली लगाने की फीलिंग महसूस कर सकता है, इसलिए उसने कुछ कहा, कोई जरूरत नहीं महामहिम, वैसे क्या इस लॉट की लिस्ट नीलामी शुरू होने से पहले ही बता दी जाएगी? चेन म्यू ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। आखिरकार अगर कीमत सीधे बताई जाए तो यह सिमुलेशन जैसी ही होगी। नहीं, यह लॉट पूरे प्रोसेस के दौरान सीक्रेट रखा जाता है। ऑक्शन शुरू होने से पहले यह लिस्ट सिर्फ मेरे पास थी और अब आप हैं यंग मास्टर, क्योंकि कभी कभी ऑक्शन शुरू होने से पहले कुछ आइटम जोड़े या हटाए जाते हैं, इसलिए लिस्ट असल में फिक्स नहीं होती है। यह ऐसा है जैसे यंग मास्टर, अगर आप इस बार एक लॉट निकालने की रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑक्शन शुरू होने से पहले आप टेम्पररी तौर पर दूसरा लॉट जोड़ देंगे। एम ने चेन म्यू को समझाने के लिए अपना मुंह खोला। यह सुनकर चेन म्यू ने सिर हिलाया। एम का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि लॉट पहले से नहीं बताया जाएगा। ऐसा लगता है कि यह सच में एक इत्तेफाक है कि ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के लोगों ने इस नीलामी में हिस्सा लिया और फिर गलती से उन्हें नीलामी में वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। यह बहुत इत्तेफाक है। लेकिन अगर एम ने गोल्डन लायन परिवार को धोखा दिया तो इस लिस्ट को पहले से लीक करने का कोई मतलब नहीं होगा। अर्ल आर्थर का एम पर पूरा भरोसा तो है ही। अगर एम ने सच में धोखा दिया भी तो भी यह ब्रॉन्ज चाबी पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्शन खुद एम के इंचार्ज हैं, इसलिए बिना परमिशन के लॉट निकालना बहुत आसान है। और जब चेन म्यू ने एम से कहा कि वह ब्रॉन्ज की रखना चाहता है तो उसने असल में एम के रिएक्शन पर ध्यान दिया। चाबी जानने पर एम का रिएक्शन कोई खास रिएक्शन नहीं था। थोड़ी देर बाद एक गार्ड ने एम को एक बॉक्स दिया और फिर एम ने बॉक्स चेन म्यू को दे दिया। चेन म्यू ने लकड़ी का बक्सा खोला जिसमें एक कांसे की चाबी थी। सिर्फ दिखने से ही यह तांबे की चाबी इतनी साधारण है कि इससे ज्यादा साधारण हो ही नहीं सकती। यहां तक कि चाबियों पर जंग की परत भी जमी हुई थी। ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ पंखुड़ी जैसा पैटर्न थोड़ा खास है, लेकिन चेन म्यू को यह समझ नहीं आ रहा कि खास क्या है। यह पिछले जीवन के नॉवेल में किसी खजाने जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जल्द ही शुरू होने वाली नीलामी का फायदा उठाते हुए चेन म्यू ने अपनी हथेली में रखी कांसे की चाबी को सहलाया। पीएस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई असल में मंथली टिकट के लिए वोट करेगा। जियाओबा बहुत खुश हुआ। मंथली टिकट के लिए धन्यवाद लेजर एंड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कृपया फॉलो अप करें। इस अध्याय का अंत चैप्टर 25 राजकुमारी के गहने और फ्रॉस्ट ब्रीदिंग मेथड, चैप्टर 25 प्रिंसेस ज्वेलरी और फ्रॉस्ट ब्रीदिंग मेथड आगे पढ़ने के लिए अगला 9वां लॉट है। यह किंगडम के नाइट्स टेम्पलर की एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। इसका कलेक्शन में बहुत महत्व है। शुरुआती कीमत 2000 गोल्ड कॉइन है। ऑक्शन स्टेज पर ऑक्शनर ने लॉट को अपने सामने पेश किया। 2200 सोने के सिक्के, 2500 सोने के सिक्के। यहां शोर शराबा नहीं होता और कीमतें पूछने की आवाज भी व्यवस्थित होती है। चेन म्यू को मानना पड़ा कि नीलामी का माहौल बहुत अच्छा था और नीलामी में आए रईस भी बहुत उत्साहित थे। दूसरी मंजिल पर बॉक्स में बैठे हुए चेन म्यू पूरी स्थिति देख सकते हैं। दूसरी मंजिल पर केवल 4 बक्से हैं। यह ज्यादा अहमियत वाले अमीर लोगों के लिए तैयार किया जाता है और कीमत दूसरी मंजिल पर बने बॉक्स में भी बताई जा सकती है। असल में नीलामी की शुरुआत में ही चेन म्यू पहले से ही देख रहे थे कि पहली मंजिल पर ब्लैक क्लोथ्स गाइडेंस सोसाइटी का सदस्य कौन दिख रहा है। अच्छी बात यह थी कि नीलामी में आए अमीर लोगों में से सिर्फ एक ने ही काले कपड़े पहने थे। चेन म्यू ने आसानी से उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिस पर ब्लैक क्लॉथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी का होने का शक था। नीलामी की शुरुआत से लेकर अब तक इस व्यक्ति ने कभी भी कीमत नहीं लगाई। हर समय सीधे बैठे रहने से ऐसा लगता है कि किसी अजनबी को अंदर नहीं आना चाहिए। विलियम, क्या तुम काले कपड़ों वाले उस अमीर आदमी को जानते हो? चेन म्यू ने विलियम से पूछा जो उसके बगल में पहरा दे रहा था। विलियम ने सुना कि चेन म्यू ने क्या कहा तो उसने पहली मंजिल पर बैठे काले कपड़ों वाले आदमी की तरफ देखा और कुछ देर सोचा। वह विस्काउंट रसेल है और उसका इलाका भी डोंगे प्रांत में है। क्या बात है यंग मास्टर, विलियम ने जवाब दिया और चेन म्यू से एक सवाल भी पूछा। कोई बात नहीं, मैंने देखा कि काले कपड़े पहने हुए सिर्फ वही वहां था तो मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई और मैंने ऐसे ही पूछ लिया। चेन म्यू ने आराम से समझाया, लेकिन उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना ऊपर से लग रहा था। चेन म्यू को उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के सदस्यों में रईस लोग भी होंगे। चेन म्यू ने शुरू में सोचा था कि काले कपड़े पहने दाओ सोसाइटी के सदस्य अंधेरे में छिपे हुए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खुले में रईस लोग भी होंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और हर लॉट की अनगिनत अमीर लोगों ने तस्वीरें खींची। गोल्डन लायन फैमिली की बड़ी नीलामी में कुल आइटम नीलाम किए जाएंगे। पहले 90 टुकड़ों को ज्यादा और कम वैल्यू के साथ रैंडम तरीके से लगाया जाता है। आखिरी 10 लॉट नीलामी के आखिर के हैं और वे पीछे जितने कीमती होते जाते हैं। चेन म्यू ने लिस्ट पढ़ ली थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि फाइनल लॉट क्या था और कुछ चीजों ने उन्हें भी हैरान कर दिया। नंबर 90 एक लॉट है, मास्टर मॉपासेंट की एक पेंटिंग, राजकुमारी के गहने। यह पेंटिंग मॉपासेंट ने 30 साल की उम्र में बनाई थी और यह 200 साल से ज्यादा समय से दुनिया में मौजूद है।
अच्छी तरह से संभाल कर रखे गए इस कलेक्शन की कीमत बहुत ज्यादा है और इसकी शुरुआती कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं। जैसे ही नीलामी करने वाले की आवाज धीमी हुई, बगल में खड़ी नौकरानी ने पेंटिंग को ढकने वाला लाल कपड़ा उठा दिया। सबके सामने एक फ्रेम वाली पेंटिंग दिखाई गई। पूरी पेंटिंग बड़ी नहीं है, बल्कि एक रेक्टेंगल के आकार की है। पेंटिंग में राजकुमारी की पोशाक में एक लड़की अपने हाथ में ज्वेलरी के साथ खेल रही है। जैसे ही पेंटिंग बाहर आई, नीलामी की पहली मंजिल पर अचानक थोड़ा शोर हो गया और कुछ अमीर लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। यहां तक कि दूसरी मंजिल पर बैठे चेन म्यू भी इन अमीर लोगों की फुसफुसाहट सुन सकते थे। यह मास्टर मॉपासेंट का असली काम निकला। अब राज्य में मास्टर मॉपासेंट की बहुत कम पेंटिंग है। क्या मास्टरपीस है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक फायदा होगा। आप कीमत पूछकर इसे आजमा सकते हैं। इन अमीर लोगों ने पेंटिंग को अच्छी प्रतिक्रिया दी। यह मास्टर मॉपासेंट राज्य में बहुत मशहूर हैं, क्योंकि चेन म्यू की याद में यह नाम है। विंटर किंगडम में मॉपासा का दर्जा कुछ चेन म्यू की पिछली और बाद की पीढ़ियों में वैन गॉग के दर्जे जैसा ही है। हालांकि चेन म्यू को इस पेंटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार उनके पास कोई कलात्मक प्रतिभा नहीं है। उसे बस इतना ही महसूस हुआ कि पेंटिंग बहुत सुंदर थी और फिर वह गायब हो गई। इसके अलावा पिछली जिंदगी में एक सीनियर नेटिजन होने के नाते उन्होंने कभी कोई मास्टरपीस नहीं देखा था, इसलिए उनका कोई खास रिएक्शन नहीं था। 15,000 सोने के सिक्के, 20,000 सोने के सिक्के। इसके बाद एक प्राइस कॉल्स की सीरीज आई और प्राइस कॉल्स की फ्रीक्वेंसी साफ तौर पर पहले से बहुत ज्यादा थी। जैसा कि फाइनल लॉट से उम्मीद थी, पहले फाइनल लॉट ने ही ऑक्शन के माहौल को एक कदम आगे बढ़ा दिया। चेन म्यू ने यह भी देखा कि विस्काउंट रसेल की आंखें चमक उठीं और वह थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन आखिर में उसने कीमत नहीं पूछी। 80,000 सोने के सिक्के, एक आखिरी आवाज आई और पूरा ऑक्शन हाउस थोड़ा शांत हो गया। चेन म्यू ने भी हैरानी जताई और उनके हैरानी का कारण बहुत आसान था, क्योंकि आवाज उसके बगल से आई थी और कीमत पूछने वाला व्यक्ति भी दूसरी मंजिल पर बॉक्स में था। नीलामी शुरू हुए कई घंटे हो चुके थे और यह पहली बार था जब चेन म्यू ने दूसरी मंजिल पर लोगों को कीमतें पूछते हुए सुना। और उसने सुना कि आवाज बहुत जवान थी, किसी बूढ़े अमीर आदमी की आवाज जैसी नहीं, इसलिए उसने अपना सिर घुमाकर विलियम की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ा सवालिया निशान था। अभी बोली लगाने वाला रोज परिवार है, जो अर्ल रोज का इकलौता बेटा है, जिसे इस बार नीलामी में हिस्सा लेने का न्योता भी मिला है, विलियम ने समझाया। और चेन म्यू ने विलियम की बात सुनकर सिर हिलाया। कोई हैरानी नहीं कि उसे यह आवाज जानी पहचानी लगी। चेन म्यू असल में इस आदमी से पहले भी मिल चुका था, कुछ महीने पहले शिकार के दिन जब वह गया था। बात बस इतनी है कि वे बस कुछ ही बार मिले और कुछ बातें की, इसलिए वे एक दूसरे को नहीं जानते। आखिरकार यह पेंटिंग अर्ल रोज के इकलौते बेटे ने ले ली, क्योंकि कीमत पहले ही लगभग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। चेन म्यू ने जो लिस्ट देखी, उस पर लिखी अनुमानित कीमत ठीक 60,000 से 75,000 थी। चेन म्यू को अगले कुछ लॉट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अनगिनत अमीरों को लूटने के लिए अट्रैक्ट किया। नंबर 90, 8 लॉट्स, नाइट ब्रीदिंग मेथड, फ्रॉस्ट ब्रीदिंग मेथड। साधारण लेवल की सांस लेने की विधि में सीक्रेट मेडिसिन का फॉर्मूला नहीं होता। जो सबसे ज्यादा मेहनत करके नाइटहुड के शिखर तक पहुंच सकता है, उसकी कोई शुरुआती कीमत नहीं है। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीत जाता है। सेकंड लास्ट लॉट के डिस्प्ले के साथ ही ऑक्शन की पहली मंजिल पर तुरंत हंगामा मच गया और अनगिनत लोगों की आंखें चमक उठीं। हालांकि कुछ बड़े परिवारों में सांस लेने का तरीका होता है, लेकिन कौन सोचेगा कि इस तरह की चीज दुर्लभ है। इसके अलावा कुछ छोटे परिवारों में सांस लेने के तरीके नहीं होते हैं और सभी परिवारों को गोल्डन लायन परिवार नहीं कहा जाता है। जाहिर है वहां इस तरह के परिवार के लोग मौजूद थे और जब उन्होंने यह सब देखा तो उनकी आंखें लाल हो गईं। आपको पता होना चाहिए कि इसे पारिवारिक विरासत के रूप में वापस लिया जा सकता है। जब चेन म्यू ने इस समूह को देखा तो वह भी थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि उन्हें इस लॉट के बारे में पहले ही पता चल गया था, लेकिन जब यह लॉट असल में ऑक्शन स्टेज पर आया तो वह गोल्डन लायन परिवार की दौलत देखकर थोड़ा इंप्रेस हुए। सांस लेने के तरीके को भी ग्रेड में बांटा गया है, नीचे से ऊपर तक। इसे साधारण ग्रेड, बहुत अच्छा ग्रेड और परफेक्ट ग्रेड में बांटा गया है। सांस लेने का वह तरीका जो सिर्फ एक फॉर्मल नाइट के लेवल तक पहुंच सकता है, वह एक साधारण लेवल है, और सांस लेने का वह तरीका जिसे एक महान नाइट के लेवल तक बढ़ाया जा सकता है, वह एक बेहतरीन लेवल है। जहां तक परफेक्ट लेवल के ब्रीदिंग लॉ की बात है, इसे एपिक नाइट के सबसे ऊंचे लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। गोल्डन लायन परिवार द्वारा दिया गया गोल्डन लायन ब्रीदिंग मेथड एक परफेक्ट ब्रीदिंग मेथड है, जिसमें एक पूरा सीक्रेट मेडिसिन फॉर्मूला है। आपको पता होना चाहिए कि नाइट का सांस लेने का तरीका एक तरह का सीक्रेट रिकॉर्ड है और हर सांस लेने के तरीके का सिर्फ एक ओरिजिनल तरीका होता है। सांस लेने का तरीका असली जादूगरों के अलावा कोई और नहीं दोहरा सकता। बेशक इसे सीधे वे लोग भी सिखा सकते हैं जिन्होंने सांस लेने का तरीका सीखा है। कहने का मतलब है, अगर कोई जादूगर इतना बोर नहीं है कि कुछ फ्रॉस्ट ब्रीदिंग मेथड दोहराए, तो यह फ्रॉस्ट कोल्ड ब्रीदिंग मेथड ही एकमात्र है और इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा सांस लेने का तरीका सच में अनमोल है और इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सोने के सिक्के शरीर के बाहर की सभी चीजें हैं
और सांस लेने का तरीका जो सीधे असाधारण रास्ते तक पहुंचा सकता है, अनगिनत लोगों का सपना है। यहां तक कि एक आम सांस लेने का तरीका भी, जिसमें सीक्रेट दवा का फॉर्मूला नहीं है, एक ऐसा सपना है जिसे अनगिनत लोग अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत अध्याय 26 बैरनशिप और जागीरे चैप्टर 26 बैरनशिप और फिफ्थडम आगे पढ़ने के लिए 1 लाख सोने के सिक्के। आधे दिन तक ऑक्शन हॉल में कोई भी कीमत नहीं पूछ रहा था, फिर एक धीमी आवाज ने माहौल को तोड़ा। 1.5 लाख सोने के सिक्के, 1,80,000 सोने के सिक्के। पहली प्राइस कॉल की आवाज के बाद एक प्राइस कॉल की अनगिनत आवाजें आने लगी। ज्यादातर क्रेजी बोली लगाने वाले छोटे परिवारों से थे। रोज परिवार के सदस्य जो चेन म्यू की तरह दूसरी मंजिल पर बॉक्स में थे, उन्होंने बोली नहीं लगाई। ब्रीदिंग मेथड उन छोटे परिवारों के लिए बहुत कीमती हो सकता है, और जब उनके पैसे डूब जाते हैं तो उन्हें इसे खरीदना भी पड़ता है। लेकिन बड़े परिवारों के लिए यह इतना जरूरी नहीं है। आखिरकार कई बड़े परिवारों में सांस लेने के तरीके होते हैं, और सांस लेने के तरीकों का लेवल इस फ्रॉस्ट ब्रीदिंग तरीके से भी ऊंचा होता है। आखिर में इस सांस लेने के तरीके को एक छोटे से परिवार ने 2,80,000 सोने के सिक्कों की कीमत पर खरीद लिया। यह कीमत कम नहीं है, लेकिन उनके लिए सांस के तरीके की वैल्यू की तुलना में कीमत उतनी जरूरी नहीं है। चेन म्यू उस रईस आदमी की सांस की तस्वीरें लेने के बाद उसकी खुशी देख सकता था। चेन म्यू को भी अगले लॉट में दिलचस्पी हो गई, लेकिन यह बस थोड़ी सी दिलचस्पी थी, और यह लॉट उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। नंबर 99 लॉट, औषधि गार्गोयल के आंसू। इस पोषण का असर यह है कि यह एक आम पीक क्वासिनाइट को जीवन के बीज को एक्टिवेट करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह सारी क्षमता खत्म कर देगा और जिंदगी भर एक फॉर्मल नाइट के दायरे में ही रहेगा। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, कोई शुरुआती कीमत नहीं है। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीतेगा। नीलामी करने वाला एक लकड़ी का बक्सा लाया। नीलामी करने वाले ने लकड़ी का बक्सा खोला और सभी अमीर लोगों के सामने एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की बोतल सामने आई। बोतल में हल्का पीला लिक्विड बह रहा था, और उसे देखकर कोई नहीं जान सकता था कि वह दवा की बोतल है। अच्छी चीज है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं है, चेन म्यू ने मन ही मन सोचा। यह पहली बार था जब उसने असलियत में पोषण जैसी कोई चीज देखी थी। पोषण की यह छोटी बोतल एक पीक क्वासिनाइट को पूरा नाइट बनने में मदद कर सकती है, जो बहुत कीमती है। असल में अगर चेन म्यू ऑफिशियल नाइट नहीं भी बनते तो भी उन्हें इस पोषण की बोतल में कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि इस तरह का पोषण सारी क्षमता को ओवरड्रॉ करके एक फॉर्मल नाइट के दायरे तक पहुंचना है। एक और बात है जो नीलामी करने वाले ने नहीं बताई, लेकिन चेन म्यू को पता थी। यानी इस पोषण की बोतल के कुछ साइड इफेक्ट हैं, यानी यह यूजर की एनर्जी को ओवरड्रॉ कर देगी। इसलिए अगर चेन म्यू भी इसे चाहता तो अर्ल आर्थर उसे यह नहीं देते। लेकिन अगर चेन म्यू यह नहीं चाहते थे तो इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे भी यह नहीं चाहते थे। फॉर्मल नाइट्स को सच में बहुत खास लोग कहा जा सकता है। पूरे किंगडम में ज्यादा फॉर्मल नाइट्स नहीं हैं, और कोई भी फॉर्मल नाइट नहीं बनना चाहता। तो नीलामी करने वाले की आवाज बंद होने के बाद दर्शकों में से अनगिनत आवाजें गूंज उठीं। हर किसी के एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं, जैसे इच्छा, लालच और अविश्वास। लेकिन चेन म्यू ने पाया कि विस्काउंट रसेल, जिस पर ब्लैक क्लॉथ्स गिल्ड का सदस्य होने का शक था, उसकी आंखों में नफरत का भाव था, जैसे वह इस दवा की बोतल को नीची नजर से देख रहा हो। जब वेई ने इस बारे में सोचा तो चेन म्यू को कारण समझ में आ गया। क्योंकि यह विस्काउंट रसेल ब्लैक क्लॉथ्स गिल्ड का सदस्य है, तो उसका जादूगरों से कुछ लेना देना जरूर होगा। पोषण जैसी चीजें जादूगर बनाते हैं, इसलिए वह नेचुरली इस चीज का असर जानता है, और उन्हें नीची नजर से देखना नॉर्मल है। अनगिनत लोग कोट करने के लिए दौड़े, और कुछ लोग चिल्लाने की कोशिश करते थे, भले ही उन्हें पता था कि वे इस दवा की बोतल को नहीं खरीद सकते। यहां तक कि विस्काउंट रसेल ने भी ऑफर देने में बहुत दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उनकी आवाज जल्दी ही दब गई। आखिर में इस दवा की बोतल की कीमत 1,60,000 सोने के सिक्के थी, और इसे दूसरी मंजिल पर रखे बक्से में एक अमीर आदमी ने ले लिया। पोषण का ट्रांजैक्शन प्राइस ब्रीदिंग मेथड जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन यह पहले से ही बहुत ज्यादा है। आखिरकार यह औषधि सिर्फ एक बार ली जा सकती है, और सांस लेने का यह तरीका परिवार की विरासत के तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। पोषण के ट्रांजैक्शन प्राइस से यह देखा जा सकता है कि एक विजार्ड या सीनियर विजार्ड अप्रेंटिस के लिए गोल्ड कॉइन कमाना कितना आसान है। लेकिन चेन म्यू समझ गया कि असली जादूगरों की नजर में सोने के सिक्के सिर्फ एक नंबर हैं, और जादूगरों की दुनिया में ट्रेडिंग करेंसी सोने के सिक्के नहीं, बल्कि जादुई पत्थर हैं। ये सभी असली मालिक की याद में मौजूद हैं। चेन म्यू को भी पता था कि गोल्डन लायन परिवार में एक जादुई पत्थर है, लेकिन चेन म्यू ने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। पिछले लॉट की तुलना में आखिरी लॉट असली हाईलाइट है। हालांकि चेन म्यू को पता था कि इस लॉट के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इससे उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि चेन म्यू को भी उम्मीद नहीं थी कि ऑक्शन लिस्ट देखने से पहले इस आखिरी लॉट का ऑक्शन हो सकता है। यह लॉट एक बैरोनियल टाइटल और जागीर का एक टुकड़ा है। जागीर शिशान प्रांत में है। टाइटल डीड पूरी हो गई है। कोई शुरुआती कीमत नहीं है, और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीत जाएगा। हाँ, यह सही है। ग्रैंड फिनाले का आखिरी लॉट नाइटहुड और एक जागीर है।
यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में चेन म्यू ने ऑक्शन लिस्ट देखने से पहले कभी नहीं सोचा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राज्य का टाइटल और जागीर अब भी बेची जा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि विंटर किंगडम में अमीरों का क्लासिफिकेशन बहुत साफ है। ऊपर से नीचे तक वे राजा ड्यूकमार्क विसर विस्काउंट बैरनसर हैं। उनमें से गोंगहो बोजिनान के 5 टाइटल खानदानी हो सकते हैं। जैस का टाइटल यह है कि जब तक यह ऑफिशियल नाइट है इसे किंगडम में रजिस्टर किया जा सकता है और जैस का टाइटल खानदानी नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में अगर कोई आम आदमी यह टाइटल और जागीर खरीद ले तो वह पूरी तरह से एक परिवार बना सकता है। फिर खानदानी टाइटल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की संभावना होती है। पिछले सिमुलेशन में चेन म्यू की तरह उन्होंने गोल्डन लायन परिवार को ड्यूक परिवार बनने के लिए लीड किया और किंगडम काउंसिल में भी शामिल हो गए। टाइटल का टाइटल बड़पन की ओर बढ़ने की सीढ़ी जैसा है। कोई सोच सकता है कि ऑक्शन टाइटल कितना अजीब होगा। असल में अगर शिशान प्रांत में टाइटल और जागीर न होती और यह सिर्फ एक बैरन होता तो गोल्डन लायन परिवार भी इसे नीलामी के लिए नहीं रख पाता। नीलामी करने वाले की आवाज धीमी होने के बाद नीलामी हॉल में वैसा कोई शोर नहीं था जैसा चेन म्यू ने सोचा था, बल्कि वह लाइब्रेरी की तरह शांत था। अनगिनत लोग एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, मानो सोच रहे हों कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुना। यह नीलामी करने वाला क्या बकवास कर रहा है, टाइटल और जागीर की नीलामी कर रहा है। उनमें से कुछ ने गोल्डन लायन फैमिली की पिछली नीलामी में हिस्सा लिया था और वे जानते हैं कि गोल्डन लायन फैमिली अमीर और ताकतवर है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अमीर और ताकतवर बन जाऊंगा। यह अब अमीर और ताकतवर नहीं है, यह पागलपन है। लेकिन जब ऑक्शनर ने मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स का ढेर निकाला तो उन्हें पता चला कि यह गोल्डन लायन परिवार का कोई मजाक नहीं था, यह सच था। चेन म्यू ने यह भी देखा कि रसेल, जो पूरी प्रक्रिया के दौरान पानी की तरह शांत था, उसने भी इस समय अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि राज्य में रईस का पद पाना कितना मुश्किल है। एक अच्छे जादूगर के लिए यह टाइटल पाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उनके ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड के जादूगर प्रशिक्षु सभी राज्य में रजिस्टर्ड हैं। राजा उन्हें रईस कैसे बना सकता है? और तो और ब्लैक क्लॉथ्स क्यूदाओ सोसाइटी में अब सिर्फ 1 या 2 बड़ी बिल्लियां और बिल्ली के बच्चे हैं। यहां तक कि सेकंड लेवल का कोई विजार्ड अप्रेंटिस भी नहीं है। यहां तक कि उनका मेडिटेशन का तरीका भी सबसे घटिया मेडिटेशन का तरीका है, ऐसा मेडिटेशन का तरीका जिसे जादूगरों के कॉन्टिनेंट पर एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वे इसे सीखने के लिए विजार्डिंग कॉन्टिनेंट गए। अच्छी तरह से कहें तो सीख कर लौटना है, लेकिन बुरी तरह से कहें तो यह कहना है कि एक खोया हुआ कुत्ता विजार्डिंग कॉन्टिनेंट में रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक बार उनमें से 100 से ज्यादा लोग जादूगरी का रास्ता अपनाने के लिए विजार्डिंग कॉन्टिनेंट गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 10वां हिस्सा ही वापस आया। आपको पता होना चाहिए कि ड्यूक के बराबर दर्जा पाने वाला राज्य भी सिर्फ एक लो लेवल थर्ड लेवल विजार्ड अप्रेंटिस है। ज्यादातर महान टाइटल और जागीर राजाओं को दिए जाने के तुरंत बाद इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार कोई भी अमीर बनने के लालच से बच नहीं सकता, इसलिए यह सोचा जा सकता है कि विरासत में मिली टाइटल और जागीरें कितनी कीमती होती हैं। 5 लाख सोने के सिक्के। विस्काउंट रसेल, जिन्होंने पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक बार बोली लगाई थी, इस बार सबसे पहले बोली लगाने वाले थे। उनकी आवाज में थोड़ा पक्का यकीन था। हालांकि वह पहले से ही एक रईस है, लेकिन वह इस टाइटल को ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोगों को पूरी तरह से बेच सकता है। अब जब उसे इसका सामना करना पड़ा था तो जाहिर है कि उसे इसे मिस करने का कोई कारण नहीं था। PS कावाजू फेंग जू ये फी फेंग के मासिक टिकट के लिए धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करता हूं, प्लीज फॉलो अप करें, प्लीज टिकट रिकमेंड करें, प्लीज मंथली टिकट के लिए पूछें, थैंक यू। इस अध्याय का अंत अध्याय 27 पारिवारिक व्यवसाय चैप्टर 27 फैमिली बिजनेस। आगे पढ़ने के लिए इन लोगों के लिए टाइटल और जागीर का आकर्षण सांस लेने से भी ज्यादा है। आखिरकार अगर कोई सांस लेने का तरीका अपनाता है और ऑफिशियल नाइट बन जाता है तो भी यह राज्य में सिर्फ नाइटहुड था और यह लोग सीधे तौर पर एक बैरन नोबल थे। दूसरी मंजिल पर बॉक्स में बैठे हुए चेन म्यू देख सकता था कि लगभग सभी लोगों ने फाइनल ऑक्शन की बोली में हिस्सा लिया था। आखिर में टाइटल और जागीर एक अर्ल के वारिस ने 100 मिलियन सोने के सिक्कों में जीत ली। चेन म्यू ने नहीं सोचा था कि विस्काउंट रसेल को यह टाइटल नहीं मिला। उन्होंने शुरू में सोचा था कि ब्लैक क्लोथ्स सोसाइटी के पैसे आसानी से मिल जाने चाहिए और वे कुछ रुकावटें डालने के लिए तैयार थे। किसे पता था कि विस्काउंट रसेल पहले ही मुरझा जाएगा। अगर रसेल को खुद पता होता कि चेन म्यू क्या सोच रहा है तो शायद उसके साथ बहुत गलत होता। यह सच है कि विजार्ड अप्रेंटिस आसानी से गोल्ड कॉइन कमाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें फर्स्ट लेवल विजार्ड अप्रेंटिस शामिल नहीं हैं। हालांकि उसे पहले नीलाम हुई दवा की बोतल से बहुत नफरत थी, लेकिन अगर उससे कहा जाता कि वह खुद उसे ठीक करे तो वह ऐसा नहीं कर पाता। ऑक्शन खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने वहीं रुककर ऑक्शन हाउस में घूमने का फैसला किया, जबकि कुछ लोग ठीक से चले गए। चेन म्यू ने ऑक्शन हाउस में रहने का फैसला नहीं किया, बल्कि विलियम के साथ चली गईं। हालांकि यह एक बड़ी नीलामी है, लेकिन नीलामी का समय असल में बहुत लंबा नहीं है। चेन म्यू असल में यहां कुछ और समय तक रुक सकते थे, लेकिन वह जल्द से जल्द वापस जाना चाहते थे ताकि उस कांसे की चाबी की स्टडी कर सकें जिसे उन्होंने पहले ही हटा दिया था। इसलिए वह और विलियम पहले निकल गए।
हवेली में चेन म्यू ने अपने हाथ में कांसे की चाबी उठाई और फोटो लेने के लिए उसे धूप में रख दिया और पाया कि उसमें कुछ खास नहीं था। वापस आने के बाद उसने असल में कुछ और तरीके आजमाए, यह देखने के लिए कि क्या वह ब्रॉन्स्की को कोई खास पोजीशन दिखा सकता है, लेकिन वे सभी फेल हो गए। आग पर भूनने और पानी में भिगोने का कोई असर नहीं होता। क्या आप खून की एक बूंद आजमाना चाहेंगे? चेन म्यू के दिल में अचानक ऐसा विचार आया। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे ट्राई करें। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन म्यू ने नाइट की तलवार से अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया और खून की एक बूंद कांसे की चाबी पर निचोड़ दी। लेकिन बदकिस्मती से कोई खजाना एक्टिवेट नहीं हो रहा था। कांसे की चाबी अभी भी वही कांसे की चाबी थी, ज्यादा से ज्यादा उस पर खून के निशान थे। खून की एक बूंद से प्रभु को पहचानना ठीक नहीं है। अच्छी बात यह है कि चेन म्यू को खुद इस तरीके से कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार सिमुलेशन में उन्होंने कई सालों तक पढ़ाई की है और कोई नतीजा नहीं निकला है। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि सिमुलेशन में उसके पास सिमुलेटर की मेमोरी नहीं है, लेकिन उसके पास टाइम ट्रैवल की मेमोरी है। इस तरह का तरीका जो वह सोच सकता था, सिमुलेटर में चेन म्यू भी स्वाभाविक रूप से सोच सकता है। तो यह नॉर्मल है कि इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन सिर्फ खून की एक बूंद से राउशिजी ब्रॉन्स्की को एक्टिवेट करना नॉर्मल नहीं है। चेन म्यू ने कांसे की चाबी पकड़ी और उसे फिर से देखा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं दिखा, इसलिए उसे पहले ही हार माननी पड़ी। हालांकि चेन म्यू के दिल में पहले से ही एक स्पष्ट अनुमान था, यानी क्योंकि यह वही है जो ब्लैक क्लॉथ्स की उदाव पाना चाहता है, इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इसका कुछ लेना देना जादूगरों से है। अगर वह सच में इस कांसे की चाबी के राज जानना चाहता था तो वह तब तक इंतजार कर सकता था जब तक वह खुद एक जादूगर का ट्रेनी न बन जाए। लेकिन जादूगर बनना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, पहली शर्त तो यह है कि जादूगरों के महाद्वीप पर जाकर उन अनगिनत लोगों से मिलना होगा जो जादूगर बनना चाहते हैं। कांसे की चाबी नीचे रखकर चेन म्यू ने चाबी को वापस लकड़ी के बक्से में रख दिया और उसे रखने के लिए एक गुप्त जगह ढूंढ ली। अगला समय भी बहुत शांत रहा और कुछ खास नहीं हुआ। नीलामी खत्म होने के 10 दिन बाद अर्ल आर्थर को चेन म्यू मिल गया। वीरी, अब तुम जवान नहीं रहे और तुम एक फॉर्मल नाइट बन गए हो। परिवार में कुछ इंडस्ट्रीज को तुम्हारी जरूरत है। अर्ल आर्थर के सामने चेन म्यू फॉर्मल कपड़ों में थे। अर्ल आर्थर की नरम बातें सुनकर चेन म्यू मना करना चाहता था, लेकिन अर्ल आर्थर की बातों ने उसे रोक दिया। फार ईस्ट सिटी का सबसे बड़ा मार्केट हमारे गोल्डन लायन परिवार की प्रॉपर्टी है। अब मैं इसे आपको सौंप रहा हूं। इसे एक तरह की ट्रेनिंग माना जा सकता है। अर्ल आर्थर की उम्मीद भरी आंखों को देखकर चेन म्यू को पता चल गया कि इस मामले को मना नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने अपनी समझ बताने के लिए गंभीरता से सिर हिलाया। अर्ल आर्थर ने उसके लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया है, इसलिए जाहिर है कि उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा हुआ कि चेन म्यू भी देखना चाहता था कि दुनिया के शहर कैसे होते हैं। फार ईस्ट सिटी फार ईस्ट टेरिटरी में है और फार ईस्ट टेरिटरी का सबसे बड़ा शहर है। इस दुनिया में आने के बाद चेन म्यू ने कभी भी इस दुनिया के शहर को नहीं देखा। इस दुनिया का शहर चेन म्यू सिर्फ असली मालिक की याद में ही देखा गया है। हालांकि वह जागीर जहां वह और अर्ल आर्थर रोज रहते थे फार ईस्टर्न टेरिटोरी के बिल्कुल बीच में थी, लेकिन असल में उसे शहरी इलाका नहीं बल्कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता था। इसे फार ईस्ट टेरिटरी का कोर एरिया माना जाता है। जो लोग यहां आ सकते हैं वे गोल्डन लायन फैमिली के पक्के सदस्य हैं। बाकी लोगों के लिए यह एक मना की हुई जगह है। यही कारण है कि चेन म्यू लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के यहां रहे। फार ईस्ट टेरिटरी के ज्यादातर नागरिक शहर में रहते हैं। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ चेन म्यू फार ईस्ट सिटी के लिए कोई अजनबी नहीं है। इस शहर का नाम अब तक इसकी स्थापना के नाम पर ही रखा गया है और गोल्डन लायन परिवार के पिछले मालिक ही इस शहर के मालिक हैं। हालांकि यह सच है कि यह शहर गोल्डन लायन परिवार का है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फार ईस्ट सिटी में रहने वाले सभी लोग गोल्डन लायन परिवार से हैं। फार ईस्ट टेरिटरी का कमर्शियल सेंटर होने के नाते फार ईस्ट सिटी में कई इंडस्ट्री हैं जिन्हें अमीर परिवार चलाते हैं, लेकिन उन्हें हर साल गोल्डन लायन परिवार को किराया भी देना होता है। सिर्फ किराया इकट्ठा करने पर फार ईस्ट सिटी में गोल्डन लायन परिवार हर साल जो किराया इकट्ठा करता है वह बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। यह देखकर कि चेन म्यू सहमत हो गया, अर्ल आर्थर भी अच्छे मूड में था। मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया है। विलियम तुम्हें गोल्डन लायन मार्केट पर कब्जा करने के लिए फार ईस्ट सिटी ले जाएगा। उस समय अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं जो पहले गोल्डन लायन मार्केट के इंचार्ज थे। जहां तक आपकी सुरक्षा की बात है तो ज्यादा चिंता न करें, अर्ल आर्थर ने आसानी से कहा। असल में जिस समय चेन म्यू ने उन्हें ऑफिशियल नाइट बनने के लिए कहा वे चाहते थे कि चेन म्यू फैमिली बिजनेस का कुछ हिस्सा संभालें। हालांकि चेन म्यू अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि गोल्डन लायन परिवार का मौजूदा वंश सिर्फ वह और उसके 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा अब राज्य घूम रहा है, इसलिए परिवार की कुछ प्रॉपर्टी पहले छोटे बेटे विरी को ही दी जा सकती है। ये काफी जरूरी इंडस्ट्रीज हमेशा बाहरी लोगों के इंचार्ज नहीं हो सकती, उन्हें देरसवेर उन्हें सौंपना ही होगा। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले से ही चेन म्यू को करने देने की योजना बनाई थी।
अगर चेन म्यू अभी जवान नहीं है और उसे कोई अनुभव नहीं है तो वह चेन म्यू को परिवार की सबसे जरूरी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी दे देता, या फिर सीधे चेन म्यू को एक इलाका दें और पहले उसे चलाएं। तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम इतने बड़े हो गए हो। अपने सामने चेन म्यू के सुंदर चेहरे को देखते हुए अर्ल आर्थर ने थोड़ी आह भरते हुए कहा। एक समय की बात है जब उनकी और उनकी पत्नी की हथेली में जो छोटा बेटा था वह पलक झपकते ही बड़ा हो गया था। अब फैमिली बिजनेस संभालने का समय आ गया है। उनकी नजर में विरी हमेशा एक बच्चा था। वह उस गर्व को नहीं भूला जो कुछ महीने पहले उसके दिल में अनजाने में उमड़ आया था जब विरी उसके सामने खड़ा हुआ था और उसने पक्के तौर पर कहा था कि वह परिवार का एक शानदार गार्डियन नाइट बनेगा। उस समय उनके सबसे छोटे बेटे ने अपना वादा पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। समय हमेशा अनजाने में ही बीत जाता है। पलक झपकते ही वह खुद भी इस इलाके का वारिस बन गया और दशकों तक उसका मालिक बन गया। पढ़ना चाहता हूँ, रिकमेंडेशन टिकट मांग रहा हूँ, महीने का टिकट मांग रहा हूँ। इस अध्याय का अंत अध्याय 28 सुदूर पूर्व शहर और गोल्डन लायन मार्केट चैप्टर 28 फार ईस्ट सिटी और गोल्डन लायन मार्केट। आगे पढ़ने के लिए विलियम, क्या आप फार ईस्ट सिटी का सबसे बड़ा बाजार जानते हैं? गाड़ी के अंदर चेन म्यू ने पूछा। पिछली बार रोके जाने के बाद विलियम ने इस बार एक स्पेशल ड्राइवर का इंतजाम किया और वह खुद चेन म्यू के साथ गाड़ी के अंदर ही रहा। इस तरह क्लोज प्रोटेक्शन यह पक्का कर सकता है कि अगर दोबारा इंटरसेप्शन होता है तो भी चेन म्यू को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चेन म्यू पहले से ही एक पीक नाइट था। अगर यह आखिरी लाइनअप होता तो चेन म्यू खुद ही सब कुछ ठीक कर लेता। चेन म्यू की बात सुनकर विलियम ने कुछ देर सोचा। जो कुछ उसे पता था उसे समझाकर चेन म्यू को बताया। गोल्डन लायन मार्केट फार ईस्ट सिटी में परिवार का सबसे बड़ा मार्केट है। यह फार ईस्ट सिटी में कम्युनिकेशन, ट्रेड और एंटरटेनमेंट का सेंटर है। जहां तक खास बातों की बात है यंग मास्टर, आपको वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। विलियम की बात सुनने के बाद चेन म्यू ने ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा क्योंकि विलियम जानता था कि वह कहां बात कर रहा है और चेन म्यू को थोड़ा और इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। समय बीतता गया और गाड़ी बहुत जल्दी फार ईस्ट सिटी के इलाके में पहुंच गई। दूर से देखने पर चेन म्यू को ऊंची दीवारें और शहर के बड़े बड़े दरवाजे दिखाई दे रहे थे। दीवारें किसी बड़े महल की तरह सुरक्षा से घिरी हुई हैं। शहर के गेट पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। जब गोल्डन लायन परिवार की गाड़ी शहर के गेट पर पहुंची तो बहुत शोर हुआ और सबने रास्ता दे दिया। इनमें से ज्यादातर लोग फार ईस्ट टेरिटरी के नागरिक हैं, इसलिए वे गोल्डन लायन परिवार की गाड़ी पर लगे फैमिली के निशान को जानते होंगे। जाहिर है शहर के गेट के सामने खड़े सैनिक गोल्डन लायन परिवार की गाड़ी को नहीं रोकेंगे, इसलिए उन्होंने उसे आसानी से जाने दिया। शहर में घुसने के बाद दूल्हे ने गाड़ी वहीं छोड़ दी जहां गाड़ी खड़ी थी। चेन म्यू और विलियम गाड़ी से बाहर निकले और सड़क पर कई लोगों ने उनकी तरफ जिज्ञासा से देखा, लेकिन उन्होंने ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं की। चेन म्यू ने अपने आसपास सब कुछ देखा। फार ईस्ट सिटी देखकर चेन म्यू को पहली बार लगा कि यह साफ है। हाँ, यह साफ है। यहां शहर के गेट को जोड़ने वाली कई मुख्य सड़कें हैं। सड़क के दोनों तरफ कचरा जमा नहीं है, बल्कि यह बहुत साफ सुथरी है। सड़क के दोनों ओर बहुत सारे पैदल यात्री हैं। हालांकि उनके कपड़े शानदार सिल्क के नहीं थे, लेकिन वे उतने गंदे भी नहीं थे जितना सोचा गया था, बल्कि काफी साफ सुथरे थे। उनके चेहरे पर खुशी और सुकून था और वे सड़क के दोनों ओर हल्के फुल्के अंदाज में चल रहे थे। तो एक नजर में ही चेन म्यू ने अंदाजा लगा लिया कि इन लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स कम नहीं है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि यह सच में फार ईस्ट का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की लाइफ की क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। चेन म्यू की आंखों में नजर देखकर विलियम ने बगल से फुसफुसाया, मास्टर, हम अभी आउटर सिटी में हैं। फार ईस्ट सिटी इनर सिटी और आउटर सिटी में बंटा हुआ है और गोल्डन लायन मार्केट इनर सिटी का सेंट्रल एरिया है। चेन म्यू ने सिर हिलाया और विलियम के पीछे चल दिया। चेन म्यू ने अपने पैरों के नीचे सड़क पर कदम रखा। सड़कें बहुत चौड़ी हैं और सभी पत्थर की पक्की सड़कें हैं, बहुत समतल हैं। सड़क के दोनों ओर दुकानें, कपड़े की दुकानें और कुछ पब्लिक जगहें हैं। बाहरी शहर असल में अंदरूनी शहर से ज्यादा दूर नहीं है। चेन म्यू और विलियम दोनों नाइट हैं और उनके पैर धीमे नहीं हैं, इसलिए वे जल्द ही फार ईस्ट सिटी के अंदरूनी शहर में पहुंच गए। बाहरी शहर की तुलना में अंदरूनी शहर ज्यादा चौड़ा और साफ है। इसके अलावा शोर मचाने वाली आवाज भी धीमी हो गई थी। चेन म्यू ने रास्ते में कुछ लोगों को देखा जो सभी शानदार कपड़े पहने हुए थे। यहाँ एक भी भिखारी नहीं है। चेन म्यू के दिल में शक की एक लकीर उभरी। हालांकि फार ईस्ट शहर बहुत खुशहाल है, लेकिन यहाँ एक भी भिखारी न होना बहुत अजीब बात है। आमतौर पर बड़े से बड़े शहरों में भी भिखारी होते हैं। विलियम, क्या फार ईस्ट सिटी में कोई भिखारी नहीं है? अगर आपको कोई शक है तो आप स्वाभाविक रूप से पूछेंगे। चेन म्यू को नहीं लगता कि यह कोई टैबू सवाल है। चेन म्यू की शंका सुनकर विलियम ने समझाया, भिखारी कैसे नहीं हो सकते, यहां तक कि वांगचेंग भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि भिखारी नहीं है। लेकिन फार ईस्ट सिटी में भिखारियों को बाहरी शहर और अंदरूनी शहर में दिखने की इजाजत नहीं है। वे सभी शहर में लोअर सिटी नाम की जगह पर हैं। बाहरी शहर और अंदरूनी शहर की तुलना में निचला।
शहर ज्यादा अस्त व्यस्त है, जहां अच्छे और बुरे लोगों का मिश्रण है। लेकिन इस तरह की स्थिति को कहीं भी खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उन सभी को मार नहीं सकते। विलियम की बातों ने चेन म्यू के शक दूर कर दिए। विलियम को ऐसा कहते समय कुछ भी गलत नहीं लगा, क्योंकि विंटर किंगडम ऐसा ही था। गरीबों के बिना कभी भी सिर्फ अमीर और गरीब नहीं होंगे, और यही बात फार ईस्ट सिटी के मामले में भी सच है। वर्ग भेद के कारण अमीर लोगों की जिंदगी और ज्यादा फिजूल खर्ची वाली होती जाएगी, जबकि गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। हालांकि चेन म्यू के दिल में थोड़ी उथल पुथल थी, लेकिन उसमें ज्यादा इमोशन नहीं थे। आखिर वह खुद भी एक अमीर आदमी था। चेन म्यू ऐसे इंसान नहीं हैं जिनका स्टेटस अमीरों जैसा हो, लेकिन जो दिखावटी तरीके से इस बात की आलोचना करते हैं कि क्लास रूल इतना गलत क्यों है। अगर वह उस तरह का इंसान है भी, तो भी उसमें क्लास रूल को खत्म करने की काबिलियत नहीं है। बिना कोई और सवाल पूछे चेन म्यू चुपचाप विलियम के पीछे पीछे चल दिया। बाहरी शहर की तुलना में अंदरूनी शहर में कई चर्च और मठ हैं, और कुछ बिल्डिंग जैसी इमारतें भी हैं। ये इमारतें फार ईस्ट सिटी के लेआउट और आर्किटेक्चरल स्टाइल में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिससे फार ईस्ट सिटी का यूनिक अर्बन स्टाइल बनता है। पिछले जन्म में किसी भी रैंडम शहर में कुछ मिलियन से ज्यादा लोग नहीं थे, पूरे फार ईस्ट शहर की आबादी से ज्यादा नहीं थी। दोनों जल्द ही गोल्डन लायन मार्केट में पहुंच गए, जिसके बारे में अर्ल आर्थर ने बताया था। बाजार में घुसते ही शोरगुल का माहौल हो जाता है। यह बहुत जीवंत है, चेन म्यू ने आश्चर्य से कहा। असल में चेन म्यू के मार्केट में आने के बाद वह तुरंत अलग अलग आवाजों से घिर गया। व्यापारियों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं, साथ ही खरीदारों के एक दूसरे से मोलभाव करने की आवाजें भी। जब हम पहली बार शहर के अंदर आए थे, तो शांत माहौल की तुलना में शहर के बीच में मौजूद गोल्डन लायन मार्केट में बहुत रौनक है। बाजार लोगों से भरा हुआ है, यहाँ लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, कुछ लोग अपने हाथों में शॉपिंग बैग या टोकरियां पकड़े हुए हैं। यहाँ हर तरह के जीव हैं, और चेन म्यू इस समय उस समय में लौट गया लगता है जब वह पिछले जन्म में अपनी माँ के साथ बाजार गया था। मास्टर, यहाँ थोड़ा शोर है, हमें कुछ प्रोसीजर सौंपने के लिए सिटी हॉल जाना है, विलियम बोला। इस समय चेन म्यू स्वाभाविक रूप से पूरे मार्केट को सीधे मैनेज करने में असमर्थ थे, और उन्हें पहले कुछ प्रोसीजर सौंपने की जरूरत थी। सिटी हॉल फार ईस्ट सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, और अर्ल आर्थर भी हर साल कुछ समय के लिए वहां रुकते हैं। सिटी हॉल इस मार्केट से ज्यादा दूर नहीं है, और मार्केट पर कब्जा करने के बाद यह एक ऐसी जगह होगी जहां चेन म्यू अक्सर जाता है। बाजार पार करते हुए आसपास के सारे दृश्य चेन म्यू की आंखों में दिखाई देने लगे। हालांकि उन्हें शांत रहना पसंद है, लेकिन खुशनुमा माहौल ने चेन म्यू को बहुत आराम महसूस कराया। गोल्डन लायन मार्केट को फार ईस्ट शहर की सबसे एक्टिव और खुशहाल जगहों में से एक कहा जा सकता है। अगर फार ईस्ट सिटी फार ईस्ट टेरिटरी के ट्रेड का सेंटर है, तो गोल्डन लायन मार्केट सेंटर का सेंटर है। यहाँ खाने पीने और कपड़े से लेकर ज्वेलरी और क्राफ्ट तक अनगिनत व्यापारी और ग्राहक सामान का व्यापार करते हैं। गोल्डन लायन मार्केट में न सिर्फ लंबे समय के लिए किराए की दुकानें हैं, बल्कि दूर दूर से आने वाले व्यापारियों के लिए अलग अलग सामान दिखाने और बेचने के लिए कई टेम्पररी बूथ और टेंट भी हैं। और तो और यह भी इत्तेफाक ही था कि चेन म्यू आज आया, क्योंकि बाजार में सर्कस और करतब दिखाने का शो चल रहा था। परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत से लोग आए थे, लेकिन चेन म्यू पास जाकर नहीं देख पाए। असल में गोल्डन लायन मार्केट में ये आकर्षक परफॉर्मेंस आम हैं, और इन्हें कभी कभी किया जाता है। गोल्डन लायन मार्केट को फार ईस्ट सिटी की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है। इसलिए अर्ल आर्थर ने यह जगह चेन म्यू को सौंप दी, जो चेन म्यू पर उनकी उम्मीद और भरोसे को दिखाने के लिए काफी है। पढ़ना चाहता हूँ, रिकमेंडेशन टिकट मांग रहा हूँ, महीने का टिकट मांग रहा हूँ। इस अध्याय का अंत अध्याय 29 जबरदस्त लालच चैप्टर 29 फ्लारेंट ग्रीड। आगे पढ़ने के लिए सिटी हॉल के एक कमरे में चेन म्यू अपने हाथ में अकाउंटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट को पलट रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास खड़ा था और उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी हर इनकम और खर्च के बारे में बता रहा था। शुरू से लेकर आखिर तक चेन म्यू ने इसे बहुत गंभीरता से देखा। मास्टर, यह पिछले 3 महीनों में गोल्डन लायन मार्केट की सारी इनकम और खर्च है, और यह सब इस मैन्यूस्क्रिप्ट पर है। उनके बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसका पेट बड़ा था, चापलूसी से समझाया। यह अधेड़ उम्र का आदमी गोल्डन लायन मार्केट का पिछला इंचार्ज ट्रूलेडो है। विलियम को देखो। चेन म्यू ने मैन्यूस्क्रिप्ट अपने पीछे खड़े विलियम को दे दी। चेन म्यू ने कुछ नहीं कहा, और विलियम बिना कुछ कहे अपने हाथ में मैन्यूस्क्रिप्ट पलटता रहा। थोड़ी देर बाद उसने चेन म्यू की तरफ देखा और थोड़ा सिर हिलाया। क्या यह सिर्फ 3 महीने पुराना है? क्या आपके पास पहले वाला था? चेन म्यू ने ट्रू की ओर देखा और पूछा। इस समय चेन म्यू ने कुछ दिनों के लिए गोल्डन लायन मार्केट को अपने हाथ में ले लिया था, और वह धीरे धीरे इन दिनों मार्केट लीडर के काम से परिचित हो रहा था। मुझे कहना होगा कि यह कोई आसान मामला नहीं है, उतना आसान नहीं जितना चेन म्यू ने सोचा था। यह चेन म्यू ने भी ट्रू की झिझक देखी। वह एक नजर में बता सकता था कि क्या ये लोग पैसे के लालची थे, लेकिन उस पोजीशन में बैठकर सच में लालची न होना नामुमकिन है। चेन म्यू अब जानना चाहता है कि वे कितने लालची हैं।
क्यों असुविधा हो रही है? यह सुनकर कि चेन म्यू का लहजा बेसब्र लग रहा था, तोहरू ने जल्दी से कहा, यह आसान है, बस 3 महीने पहले की मैन्युस्क्रिप्ट अब मेरे पास नहीं है, वह फाइनेंशियल ऑफिसर के पास है और मैं उसे तुरंत आपको दे दूंगा। चेन म्यू को सिर हिलाते और कुछ न कहते देखकर ट्रू जल्दी से पीछे हटकर पिछली अकाउंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट ले आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चेन म्यू ने अपनी उंगलियों से अपने सामने रखी मेज पर हल्के से थपथपाया। यही बात उन्होंने अर्ल आर्थर से सीखी। अब उसने खुद भी यह छोटी सी आदत डाल ली है और जब वह सोचता है तो अनजाने में अपने सामने रखी टेबल पर दस्तक दे देता है। चेन म्यू को ज्यादा इंतजार कराए बिना ट्रू जल्दी वापस आ गया और मैन्युस्क्रिप्ट्स का ढेर आदर के साथ चेन म्यू को दे दिया। नतीजतन चेन म्यू ने आराम से एक किताब उठाई और उसे पलटने लगा। जैसे ही उस पर लिखे शब्द उसकी आंखों में पड़े, चेन म्यू ने भौहें चढ़ा ली। उसने अपने हाथों को घुमाने की स्पीड बढ़ा दी और जितना ज्यादा वह पीछे देखता उतना ही ज्यादा वह भौहें चढ़ाता और उसके आसपास का माहौल थोड़ा शांत हो जाता। एक मैन्युस्क्रिप्ट नीचे रखकर दूसरी उठाकर चेन म्यू पढ़ता रहा और जितना ज्यादा वह पढ़ता गया उतना ही ज्यादा उसे हैरानी महसूस होती रही। अच्छा आदमी, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। क्या ये लोग सच में अर्ल आर्थर के अकाउंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स चेक करने आने से नहीं डरते? वे इतने खुलेआम हैं। ट्रेजरर को बुलाओ, मैं उनसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। चेन म्यू ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए धीमी आवाज में कहा, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर दी गई हर रकम गोल्डन लायन परिवार का पैसा है। सब खत्म हो गया। ट्रू के माथे पर ठंडे पसीने का निशान था और उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी। श्रीमान, चेन म्यू की बातें सुनकर उसने अनजाने में जवाब में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद ट्रू एक दुबले-पतले अधेड़ उम्र के आदमी को कमरे में ले आया। दुबले-पतले अधेड़ उम्र के आदमी ने फाइनेंशियल ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और जब उसने चेन म्यू को देखा तो उसने तुरंत इज्जत से सैल्यूट किया और फिर एक तरफ खड़ा हो गया। चेन म्यू को पता था कि यह व्यक्ति ट्रेजरर मूस कार्टर है, इसलिए उसने अपने हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट उठाई और मूस के सामने जमीन पर फेंक दी। इस समय मूस को स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया कि क्या हुआ है और उसने जल्दी से जमीन पर पड़ी मैन्युस्क्रिप्ट उठा ली। समझाओ, किस सर्कस शो में 20,000 सोने के सिक्के लग सकते हैं? चेन म्यू का लहजा बहुत शांत था और उसकी आंखें बेपरवाही से मूस को घूर रही थीं। हालांकि चेन म्यू इस मामले में माहिर नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता है कि सर्कस के शो के लिए सोने के सिक्के खर्च करना नामुमकिन है। अगर सर्कस सच में इस तरह से पैसे कमा सकता है तो वे सब सर्कस खोलने चले जाएंगे। चेन म्यू की बातें न केवल ट्रू और मूस ने सुनी बल्कि उनके पीछे खड़े विलियम ने भी सुनी। आपको पता होना चाहिए कि विलियम न सिर्फ एक महान नाइट थे बल्कि अपने शुरुआती सालों में उन्होंने अर्ल आर्थर के अकाउंटेंट के तौर पर भी काम किया था। वह पैसे को लेकर बहुत सेंसिटिव थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन म्यू की बातें सुनकर विलियम का यह पहला रिएक्शन था। वह इन लोगों का स्वभाव भी जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के लालची होने की हिम्मत करेंगे। सोने के सिक्कों का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको पता होना चाहिए कि थोड़ी बेहतर नाइट तलवार की कीमत सिर्फ सोने के सिक्कों के बराबर होती है और सोने के सिक्कों से नाइट तलवारें खरीदी जा सकती हैं। एक आम गुलाम सिर्फ कुछ दर्जन सोने के सिक्कों के बराबर होता है और सोने के सिक्कों से सैकड़ों गुलाम खरीदे जा सकते हैं। यह अब पतंगे जितना सरल नहीं रहा, यह पूरी तरह से परिवार पर खून चूसने का झूठ है। इसके अलावा इतने बड़े पैसे का लालच करने की हिम्मत इसलिए हुई होगी क्योंकि लालच पहले कभी पता नहीं चला, इसलिए इतनी हिम्मत है। बात मत करो। गोल्डन लायन परिवार ने तुम्हें सिर्फ इसलिए पाला है ताकि तुम परिवार पर झूठ बोलो और खून चूसो। चेन म्यू भी इस समय थोड़ा गुस्से में था। उसने सोचा था कि ये लोग पैसे के लालची होंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने खुलेआम होंगे। आप किसी भी कीमत पर मैन्युस्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बस इसे बिना कोई बदलाव किए मैन्युस्क्रिप्ट में लिख लें, इससे सीधे चेन म्यू का इन्वेस्टिगेशन टाइम बचेगा। क्या उनके पिता अर्ल ऑफ द गोल्डन लायन का रोकने वाला असर इतना छोटा है? नीचे के लोगों की इतनी बेईमान होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने सच में बिना अकाउंट बदले इसे लिखने की हिम्मत की। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब है कि तुम स्मार्ट हो या बेवकूफ। चेन म्यू भी इस समय कुछ अवाक रह गया था। लालची होना भूल जाइए, बस पैसे के लालची होने के सबूत को मैन्युस्क्रिप्ट में इतनी आसानी से रिकॉर्ड कर दीजिए। आखिर में पहले वह बहुत लालची था, इसलिए उसने इतना पागल होने की हिम्मत की। असल में चेन म्यू को यह नहीं पता था कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि वे इससे पहले ही आ गए थे कि वे इसके साथ छेड़छाड़ कर सकें। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि परिवार का युवा मालिक गोल्डन लायन मार्केट पर कब्जा करने आएगा, और अर्ल आर्थर ने बिल्कुल भी नहीं बताया। इसके अलावा उन्हें पहले कभी खोजा नहीं गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। अपने सामने खड़े दो लोगों को कांपते और पसीना पोंछते बिना कुछ कहे वहीं खड़े देखकर चेन म्यू ने मन ही मन आह भरी। भूल जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कितने लालची थे, बस लालची सोने के सिक्के वापस ले लो और खुद ही निपटा लो। बेशक आप निश्चिंत रह सकते हैं कि इसमें भाग लेने वाला कोई भी बच नहीं पाएगा, इसलिए आप हुआंगक्वान रोड पर अकेले नहीं हैं। चेन म्यू की बातें सुनकर दोनों पूरी तरह घबरा गए और बिना किसी परवाह के तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए।
मास्टर, मुझे पता है कि मैं गलत था, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं भविष्य में परिवार की सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि हुआंगक्वान रोड चेन म्यू किस बारे में बात कर रहा था, फिर भी वे चेन म्यू के शब्दों का मतलब समझ गए। अपने सामने खड़े दो लोगों की विनती सुनकर चेन म्यू की आंखें शांत हो गईं। अब मुझे पता चला कि मैं डर रहा हूं। अफसोस है कि बहुत देर हो चुकी है। लालच की वजह से 10 बार मरना काफी नहीं है। शब्द निकलने के बाद चेन म्यू ने विलियम की ओर देखा और विलियम ने चेन म्यू की आंखों को देखकर थोड़ा सिर हिलाया। फार ईस्ट टेरिटरी के नागरिक होने के नाते गोल्डन लायन परिवार के पास स्वाभाविक रूप से इन लोगों को मारने की शक्ति है। यह कहना कोई मजाक नहीं है कि अगर आप मरने देंगे तो आपको मरना ही होगा। जमीन पर घुटनों के बल बैठे दोनों लोग चेन म्यू की बातें सुनकर पूरी तरह नरम पड़ गए। उन्हें पता चल गया कि उनका काम खत्म हो गया है। यह जानकर कि वह मर चुका है, तोहरू का चेहरा एक पल में गुस्से से भर गया और वह चेन म्यू के सामने जमीन पर रेंगने लगा। मास्टर, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मूस ने हमसे यह करने को कहा था और जेम्स, कोम और डव सभी वही हैं। मास्टर का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसका लहजा इतना सख्त था कि मूस भी, जो उसके बगल में जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, तुरंत गुस्सा हो गया। क्रू को तुरंत रेंगते हुए देखकर चेन म्यू के पीछे खड़ा विलियम उठा और उसने क्रू को लात मार दी। क्रू की बातों से चेन म्यू का चेहरा नहीं बदला, वह अब भी शांत था, लेकिन फिर भी उसे चेन म्यू से एक बात मिली। मैं इस पर गौर करूंगा, पढ़ना चाहता हूं, रिकमेंडेशन टिकट मांग रहा हूं, महीने का टिकट मांग रहा हूं। इस अध्याय का अंत चैप्टर 30 झानलान ज्वेलरी स्टोर और रेंट कलेक्शन, चैप्टर 30 सफायर ज्वेलरी शॉप और रेंट कलेक्शन। आगे पढ़ने के लिए मास्टर, सारी जांच पूरी हो गई है और इस मामले से जुड़े सभी अंदरूनी लोगों से निपटा गया है और मास्टर ने एक लेटर भी भेजा है। विलियम की बातें सुनकर चेन म्यू ने धीरे से अपनी भौहों के बीच में रगड़ा। क्या आपको बकाया किराया मिल गया है? इसका कुछ हिस्सा वापस ले लिया गया और कुछ बड़े अमीर परिवारों की कुछ दुकानों को थोड़ा और इंतजार करने को कहा गया। अच्छा, मैं समझ गया, चेन म्यू ने धीरे से कहा कि वह समझ गया। यह कहना होगा कि उनके पिता अर्ल आर्थर ने जो गोल्डन लायन मार्केट लगाया था वह एक गड़बड़ है। हालांकि ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। नीचे के लोग लोभी और लालची हैं और जो मछली के लिए मछली पकड़ते हैं वे मछली के लिए मछली हैं। यहां तक कि बाजार में कई दुकानों का किराया भी लंबे समय से बकाया है। साफ है कि इन बड़े परिवारों के पास इन सोने के सिक्कों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे अभी भी किराया नहीं दे पा रहे हैं, जिससे चेन म्यू अब थोड़ा बेसब्र हो गया है। चेन म्यू को नहीं पता था कि अर्ल गोल्डन लायन को यहाँ की बातें समझ नहीं आ रही थीं या वह जानबूझकर उसे परखना चाहते थे, लेकिन वह इन दिनों व्यस्त थे। जहां तक पैसे के लालच की बात है, चेन म्यू पिछले कुछ दिनों में इससे लगभग निपट ही चुका है। जांच के बाद चेन म्यू को एहसास हुआ कि अर्ल आर्थर को इतना लालची होने के लिए पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अर्ल आर्थर शायद ही कभी अकाउंट चेक करते थे। आपको पता होना चाहिए कि उनके पिता अर्ल आर्थर पूरे फार ईस्टर्न टेरिटोरी के इंचार्ज हैं और फार ईस्टर्न सिटी फार ईस्टर्न टेरिटोरी का सिर्फ एक हिस्सा है। सुदूर पूर्व में 1 दर्जन से ज्यादा शहर हैं। अर्ल आर्थर अकेले उन सबका ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए उनके पिता कुछ नागरिकों को उन्हें मैनेज करने में मदद करने के लिए प्रमोट करेंगे। मूस हमेशा से गोल्डन लॉयन मार्केट के अकाउंट्स का इंचार्ज रहा है। मूस लालची है, इसलिए नीचे के लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्ल आर्थर में विजन नहीं था, लेकिन मूस ने अपने शुरुआती सालों में सच में अपना बेस्ट दिया। लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर आ जाता है तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाता, और यह भी कि मार्केट में कुछ बड़े घराने भी इस मामले में शामिल हैं। क्या आप और सीधे होकर बल का प्रयोग कर सकते हैं? चेन म्यू ने विलियम से जानबूझकर पूछा। यह सुनकर विलियम ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह ठीक है, नहीं तो हमारे साथ सच में परसिम्मन जैसा बर्ताव किया जाएगा। असल में ऐसा नहीं है कि चेन म्यू इन दुकानों को सीधे आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, बल्कि इन दुकानों के होने का एक मतलब है। तो चेन म्यू ने कुछ देर सोचा और कहा, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना काफी नहीं है। ये दुकानें कुछ अमीर परिवार चलाते हैं और उनकी दुकानें चलने के लिए जरूरी हैं। अगर वे गोल्डन लायन मार्केट को साफ कर देंगे तो यह पहले जैसा नहीं रहेगा। बेशक हम थोड़ा भी जोर नहीं लगा सकते, नहीं तो जैसा आपने कहा, हमें सच में नरम खुरमा समझा जाएगा। सीधे तौर पर परिवार की सेना का इस्तेमाल करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इन परिवारों के साथ कुछ किराया देना सही नहीं है। इसलिए चेन म्यू इस बारे में साफ हैं। तो चेन म्यू का प्लान है कि सख्ती और नरमी को मिलाया जाए। तो फिर यहीं से शुरू करो। चेन म्यू ने अपने सामने कागज पर लिखे एक नाम की ओर इशारा करते हुए कहा। जब विलियम ने चेन म्यू की बातें सुनी तो उसने चेन म्यू की उंगली की जगह देखी। उस पर 5 शब्द लिखे थे, झानलान ज्वेलरी कंपनी लिमिटेड। जब चेन म्यू और विलियम झानलान ज्वेलरी स्टोर के अंदर आए तो वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर अमीर औरतें हैं जो शानदार कपड़े और हेडड्रेस पहनती हैं और महंगे गहने और आभूषण पहनती हैं। चेन म्यू जैसा कोई जवान और सुंदर अमीर बच्चा नहीं है। झानलान ज्वेलरी स्टोर गोल्डन लायन मार्केट में लैनिंग परिवार द्वारा खोला गया एक स्टोर है। इसका इंचार्ज व्यक्ति लैनिंग परिवार का एक जौहरी है।
इस ज्वेलरी स्टोर को गोल्डन लॉयन मार्केट का सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर कहा जा सकता है। यहाँ ज्वेलरी, मेटलवर्क और कीमती सामान बेचे जाते हैं। ज्वेलरी स्टोर के अंदर एक बड़ी खिड़की है। काउंटर बाहर की तरफ थे और उन पर सामान रखा था, ज्यादातर बढ़िया ज्वेलरी और महंगा सामान। यह सोचना मुश्किल है कि इतना बड़ा ज्वेलरी स्टोर इतने कम किराए पर डिफॉल्ट करेगा। अपने स्टीवर्ड्स को बुलाओ और कहो कि गोल्डन लायन परिवार के लोग कुछ बात करने आए हैं। चेन म्यू ने एक अप्रेंटिस को आराम से रोका और कहा। चेन म्यू ने जिस ट्रेनी को रोका था वह खुश नहीं था। उसने चेन म्यू और चेन म्यू के पीछे खड़े विलियम को इज्जत से देखा और सुपरवाइजर को ढूंढने चला गया। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी को, जो एक बिजनेसमैन की तरह कपड़े पहने हुए था, अप्रेंटिस चेन म्यू के सामने लाया। क्या हम अंदर जाकर बात करें? चेन म्यू की बातें सुनकर बिजनेसमैन ने जल्दी से सिर हिलाया और चेन म्यू और विलियम को ज्वेलरी रूम में ले आया। जब वह ज्वेलरी रूम में पहुंचा तो चेन म्यू ने अनजाने में आसपास के माहौल को देखा। कहा जाता है कि यह एक ज्वेलरी रूम है, लेकिन असल में यह ज्वेलरी की कीमत तय करने की जगह है। कुछ पहचान के उपकरण टेबल पर बेतरतीब ढंग से रखे गए थे, जिनमें से कुछ चेन म्यू के लिए अनजान थे। मैं अब तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गोल्डन लॉयन मार्केट पहले कैसा था। अब जब मैं यहाँ इंचार्ज हूँ तो मेरे नियमों का पालन करना स्वाभाविक है। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन म्यू ने सीधे मुद्दे पर बात की और साथ ही अपने सामने खड़े लैनिंग परिवार के सदस्य को एक बैज दिया। जाहिर है इंचार्ज ने लापरवाही नहीं की, जल्दी से बैज लिया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और चेन म्यू को वापस दे दिया। यह बैज असल में पहचान के लिए एक टोकन है, जिसका मतलब है कि चेन म्यू गोल्डन लायन परिवार का सदस्य है। युवा मालिक, चिंता मत करो, हम आपके नियमों का पालन करेंगे, ज्वेलरी स्टोर के इंचार्ज ने कहा। उसकी आवाज में जवाब था। इतना कोऑपरेटिव? चेन म्यू थोड़ा हैरान हुआ। ठीक है, तो पहले बकाया किराया चुकाओ, चेन म्यू ने अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को घूरते हुए कहा। युवा मालिक, चिंता मत करो, हम पैसे जरूर देंगे, लेकिन परिवार के सोने के सिक्के अभी तक नहीं आए हैं। क्या हम कुछ और महीने इंतजार कर सकते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने पक्के तौर पर बात की, लेकिन कोई भी उसकी आवाज में टालमटोल सुन सकता था। यह सुनकर विलियम, जो चेन म्यू के पीछे खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था, लेकिन चेन म्यू ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। असल में अगर समस्या का समाधान उसके मुंह को हिलाने से हो सकता है तो वह कुछ भी नहीं करना चाहता। अभी पेमेंट करो। ऐसा नहीं है कि हमने इंतजार नहीं किया, हम 1 साल और 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं, चेन म्यू ने कहा। उनके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, बस शांति थी। सच तो यह है कि जैसा चेन म्यू ने कहा, इस नीले रंग की ज्वेलरी की दुकान ने 1-2 साल से किराया नहीं दिया है। आमतौर पर गोल्डन लॉयन मार्केट में बड़ी दुकानों का किराया महीने में 1 बार दिया जाता है। यह चेन म्यू की बातें सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा थोड़ा खराब हो गया, लेकिन यह सिर्फ एक पल के लिए था और वह जल्दी से ठीक हो गया। युवा मालिक, क्या आप? नहीं, अभी जमा कर दो, नहीं तो तुम यह ज्वेलरी स्टोर नहीं खोल पाओगे। चेन म्यू ने अधेड़ उम्र के आदमी को टोका और फिर चारों ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा ज्वेलरी स्टोर इतना कम किराया नहीं दे सकता। अधेड़ उम्र के आदमी ने चेन म्यू के मुंह से धमकी स्वाभाविक रूप से सुनी। नतीजतन उसका चेहरा तुरंत थोड़ा सख्त हो गया और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह भी रूखी मुस्कान में बदल गई। असल में ऐसा नहीं है कि लैनिंग परिवार दोस्त नहीं बनाना चाहता, बल्कि सम्राट बहुत दूर है। किराए का यह बकाया आखिर में उसकी ही जेब में गया। विलियम, इसे तोड़ दो। चेन म्यू का चेहरा तुरंत बेसब्र हो गया और उसने हाथ हिलाकर कहा। तुम्हें शर्मिंदा करना कितनी शर्म की बात है। नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। यह देखकर कि चेन म्यू के पीछे खड़े विलियम ने सच में नाइट की तलवार उठा ली है और हमला करने वाला है, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से एक वाक्य कहा। अगर दुकान सच में टूट गई तो परिवार को उसकी खाल उतारनी पड़ेगी। प्लीज फॉलो अप करें, ये चैप्टर ट्रांजिशन है, मेन स्टोरी में तुरंत एंटर करें। हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि प्रोटागोनिस्ट कब विजार्ड बनेगा। इस अध्याय का अंत चैप्टर 31 आधा साल और चुपके से हमला चैप्टर 31 हाफ ए ईयर और स्नीक अटैक। आगे पढ़ने के लिए समय क्षणभंगुर है। आसमान में लटके 3 बड़े पहिए दिन रात लगातार घूमते रहते हैं। देखते ही देखते चेन म्यू को फार ईस्ट सिटी आए हुए आधे साल से ज्यादा हो गया। फार ईस्ट सिटी, इनर सिटी, जैस्मीन रेजिडेंशियल एरिया। नौकरों और नौकरानी ने कुछ हद तक गंदे लिविंग रूम को साफ किया। धोने के बाद चेन म्यू ने गीले रुमाल से अपना चेहरा पोंछा। उसके चेहरे पर पहले से ही कुछ बाल उग आए थे। आधे साल पहले की तुलना में इस समय चेन म्यू ज्यादा मैच्योर लग रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में शराब इतनी ताकतवर होगी। चेन म्यू ने माना कि उन्होंने इस दुनिया में वाइन को कम आंका था। पिछली जिंदगी में मैं सोशल गैदरिंग में बहुत पीता था। मुझे लगा था कि पीना काम आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल रात मैं बहुत ज्यादा पी लूंगा। कल उसका जन्मदिन था। चेन म्यू ने घर पर पार्टी रखी थी, बहुत से लोग आए थे, यहाँ तक कि उसके पिता अर्ल आर्थर भी आए थे। वह जरूर बहुत ज्यादा वाइन भी पीता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह, जो पहले से ही शरीर से बहुत अच्छा था, नशे में धुत हो जाएगा। पीने के बाद भी तुम ज्यादा नहीं पी सकते। कल रात अगर काले कपड़े वाले रास्ता ढूंढेंगे तो वे तुम्हें अचानक मारने आ जाएंगे।
मुझे डर है कि कुछ हो जाएगा, चेन म्यू ने अपनी भौहों के बीच रगड़ा। अब भी उससे शराब की गंध आ रही थी। असल में चेन म्यू ने इस बात पर बहुत ज्यादा सोचा। अगर ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के लोग कल आने की हिम्मत करते तो वे बस आते जाते रहते। लिस कहाँ है विलियम? चेन म्यू ने आराम से एक नौकरानी को रोककर पूछा। लिसी थोड़ी शर्मा गई जब उसने चेन म्यू को देखा जो नंगा और सुंदर था। क्योंकि ने कहा, मास्टर विलियम बाजार गए हैं। उन्होंने आपको उठने और सीधे सिटी हॉल जाने के लिए कहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता। हाँ मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि लिसी आपके कपड़े बदलने में मदद करे? नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं, मैं खुद कर लूंगा, चेन म्यू ने हाथ हिलाते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि वह पाखंडी है, बल्कि उसे अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आदत नहीं है। चेन म्यू की बातें सुनकर लिसी की आंखों में थोड़ी निराशा थी, लेकिन फिर भी उसने सैल्यूट किया और लिविंग रूम को साफ करना जारी रखा। बेडरूम में वापस आकर और कपड़े पहनकर चेन म्यू जैस्मीन के रहने की जगह से चला गया। जैस्मिन रेजिडेंशियल एरिया फार ईस्ट सिटी का एक अमीर रेजिडेंशियल एरिया है। फार ईस्ट सिटी में बसने वाले ज्यादातर विदेशी परिवार भी यहीं रहते थे। यहाँ घर महंगा है, लेकिन चेन म्यू के लिए यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के सभी घर असल में गोल्डन लायन परिवार की संपत्ति हैं और यहाँ रहने वाले लोगों को परिवार को किराया देना पड़ता है। रिहायशी इलाके से शहर के बीच तक एक पतला रास्ता है। रास्ते पर चल रहे चेन म्यू को अचानक लगा कि आसपास के माहौल में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अनजाने में इधर उधर देखा। यहाँ बहुत शांति थी, हालांकि पहले यहाँ कम लोग थे, लेकिन अब यहाँ इतनी शांति कभी नहीं रही। न केवल वहाँ कोई इंसानी आवाज नहीं है, बल्कि वहाँ कोई जानवरों की आवाज भी नहीं है। तो चेन म्यू, जो यहाँ आए थे, ने तुरंत ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। चेन म्यू ने अनजाने में अपनी सतर्कता बढ़ा दी और अनजाने में आसपास के माहौल को देख लिया। उन्होंने यह दूरी एक से ज्यादा बार पैदल तय की और आसपास का माहौल उनके दिल में हमेशा याद रहेगा। जहां कुछ गड़बड़ है वह उसे तुरंत ढूंढ सकता है। लेकिन चेन म्यू ने आसपास के माहौल को देखा तो उसे कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन चेन म्यू ने फिर भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। वह बिना अपना चेहरा बदले चलता रहा, लेकिन उसका शरीर टेंशन में था ताकि अगर कुछ होता तो वह तुरंत रिएक्ट कर सके। अचानक चेन म्यू की परछाई से कई टेंटिकल्स निकले। ये टेंटिकल्स बहुत तेज स्पीड से चेन म्यू के चारों ओर लिपट गए। जादूगर चेन म्यू, जो लंबे समय से तैयार थे, ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। ऐसा नहीं है कि पिछले 6 महीनों में ब्लैक क्लोथ्स गाइडेंस एसोसिएशन के लोगों ने किसी की हत्या की है, लेकिन उनमें से ज्यादातर फॉर्मल नाइट थे। ऐसा एक भी मामला नहीं था जहां किसी असली जादूगर के प्रशिक्षु ने कोई कदम उठाया हो, इसलिए चेन म्यू अनजाने में ही ढीला पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी को इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फार ईस्ट के सबसे बड़े शहर में कदम रखने की हिम्मत करेगा। आपको पता होना चाहिए कि अकेले फार ईस्ट सिटी में हजारों गार्ड हैं। क्या ब्लैक क्लोथ दाओइस्ट एसोसिएशन के लोग आने जाने से नहीं डरते? एक जादूगर की जान कीमती हो सकती है और बहुत कम जादूगर खुद को खतरे में डालते हैं। नाइट स्किल एक्सप्लोजन नाइट स्किल स्टोर क्यूई चेन म्यू ने तुरंत 2 नाइट स्किल्स का इस्तेमाल किया। जीवन के बीजों में सुनहरी हवा तुरंत जाग उठी और चेन म्यू के पूरे शरीर में फैल गई। छाया से ड्रिल किए गए टेंटिकल्स को चेन म्यू ने सीधे आजाद कर दिया। अगले ही पल चेन म्यू ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तलवार की बेल्ट पर चांदी की रोशनी से चमकती नाइट तलवार को चेन म्यू ने पक्के तौर पर बाहर निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। अंधेरे में छिपे लोगों को चेन म्यू के रिएक्शन की इतनी तेज उम्मीद नहीं थी। जानकारी गलत है। विरी कोई क्वासी नाइट नहीं है, कम से कम वह लेटेस्टेज नाइट तो है। किसने जानकारी वापस भेजी? गैप बहुत बड़ा है। डार्क अप्रेंटिस जादूगर की पुतलियां कांपने लगी और वह मन ही मन कोसने लगा। साधारण अर्धशूरवीर उसके जीरो रिंग विचक्राफ्ट शैडो टच से मुक्त नहीं हो सकते। आपको पता होना चाहिए कि यह असली जीरो रिंग जादूटोना है। तो एक पल की घबराहट में अंधेरे में छिपे हुए व्यक्ति का सुराग मिल गया। चेन म्यू की नजर स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं है और उसने तुरंत जादूगर के प्रशिक्षु को छिपकर उस पर हमला करते हुए देख लिया। हालांकि चेन म्यू को इस जादूगर अप्रेंटिस का खास लेवल नहीं पता था, लेकिन उसने सिर्फ चुपके से हमला करने की हिम्मत की और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा नहीं थी। और अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। जादूगर का प्रशिक्षु मजबूत है, लेकिन उसका शरीर निश्चित रूप से चेन म्यू जितना अच्छा नहीं है, जो एक पीक नाइट है। नाइट स्किल आर्मर स्लैश चेन म्यू के हाथ से सुनहरी हवा निकली और चांदी जैसी सफेद नाइट की तलवार के चारों ओर लिपट गई, जिससे नाइट की तलवार सुनहरे पीले रंग की हो गई। अगले ही पल चेन म्यू ने नाइट की तलवार जादूगर के उस अप्रेंटिस पर मारी जो अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसे जगह का पता चल गया। लेकिन इस जादूगर अप्रेंटिस का रिस्पॉन्स धीमा नहीं है। जीरो रिंग विचक्राफ्ट लगभग तुरंत होता है। जीरो रिंग विचक्राफ्ट शैडो क्लोन जादूगर का प्रशिक्षु जो अपनी जगह पर रुका रहा, चेन म्यू के फटे कवच से टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन चेन म्यू के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं दिखी, क्योंकि साफ तौर पर यह जादूगर का प्रशिक्षु नहीं था जिसे उसने काटा था। यह तरीका क्लोन जैसा ही था। यह पहली बार था जब चेन म्यू ने यह तरीका देखा था। दौड़ा चेन म्यू, जो वहीं रुक गया, थोड़ा सा भौहें चढ़ाने लगा और उसके हाथ में नाइट की तलवार अपने असली सिल्वर सफेद रंग में वापस आ गई।
चेन म्यू का फैसला सही था। इस विजार्ड अप्रेंटिस की ताकत सच में बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट लेवल विजार्ड अप्रेंटिस के लेवल की है, लेकिन उसके पास बहुत सारे साधन हैं। अगर वह सेकंड लेवल का जादूगर अप्रेंटिस था तो चेन म्यू उन टेंटेकल्स को तोड़ नहीं पाया होगा। चेन म्यू ने माना कि उन्होंने ब्लैक क्लोथ्स, सीकिंग दाओ सोसाइटी और जादूगरों के प्रशिक्षुओं को कुछ हद तक कम आंका था। यहां तक कि पहले लेवल का विजार्ड अप्रेंटिस भी एक ऐसा व्यक्ति है जो सच में विजार्ड बनने की राह पर चल पड़ा है, और उसके साथ डील करना इतना आसान नहीं है। मुश्किल। चेन म्यू ने मन ही मन हल्की सी आह भरी जैसे ही उसने कोई चाल चली। पीक नाइट की ताकत सामने आ गई। ब्लैक क्लोथ्स, सीकिंग दाओ सोसाइटी के लोग मूर्ख नहीं हैं, चेन म्यू यह बात अच्छी तरह जानता है। चेन म्यू की ताकत जानने के बाद उनकी हत्या या तो नहीं होगी या और ज्यादा हिंसक तरीके से होगी। इस हत्या ने पहले लेवल के जादूगर अप्रेंटिस को बाहर भेज दिया। कौन जानता है कि अगली बार दूसरे लेवल का जादूगर अप्रेंटिस आएगा या नहीं। हालांकि अब की तरह ही एक महान नाइट ने उसकी सुरक्षा की हुई थी, लेकिन विलियम हर समय उसके साथ नहीं था, और ज्यादातर चीजें जिन पर वह भरोसा कर सकता था वह खुद वह था। लेकिन चेन म्यू को यह नहीं पता था कि उसकी चिंता थोड़ी गैरजरूरी थी, क्योंकि ब्लैक क्लोथ्स, सीकिंग दाओ सोसाइटी में कोई सेकंड लेवल विजार्ड अप्रेंटिस था ही नहीं। इस बार उसकी हत्या ब्लैक क्लॉथ्स की दाव के लिए पहले से ही एक बहुत बड़ा रिस्क है, और उसे गोल्डन लायन फैमिली के जबरदस्त जवाबी हमले से भी बचना होगा। अगर सच में उनके पास सेकंड लेवल का विजार्ड अप्रेंटिस होता तो वह बहुत पहले ही यहां होता। आखिरकार यह कोई नॉवेल नहीं है, लेवल दर लेवल आपको ऊपर ले जाने के लिए सैनिक भेजे जाएंगे। उसके बाद चेन म्यू पूरी तरह से टेंशन में आ गया। खुशकिस्मती से हेई क्यूदाओ इतना पागल नहीं था कि उसकी हत्या करता रहे। जल्द ही चेन म्यू सिटी हॉल पहुंच गया। सिटी हॉल पहुंचने के बाद चेन म्यू ने तुरंत विलियम को ढूंढा और उसे बताया कि उस पर एक संदिग्ध जादूगर अप्रेंटिस ने चुपके से हमला किया है। पढ़ना चाहता हूं, रिकमेंडेशन टिकट मांग रहा हूं, महीने का टिकट मांग रहा हूं। इस अध्याय का अंत चैप्टर 32 नए सिमुलेशन और मेडिटेशन मेथड का सीक्रेट, चैप्टर 32 न्यू सिमुलेशन और मेडिटेशन के सीक्रेट्स। आगे पढ़ने के लिए चेन म्यू ने अभी भी इस मामले की गंभीरता को कम आंका। विलियम को खबर में बताया गया कि यह तो बस एक अगरबत्ती है। पूरे फार ईस्ट शहर को ब्लॉक कर दिया गया था और इस समय लगभग सभी सिटी गार्ड्स को मोबिलाइज कर दिया गया था। वह भाग नहीं सकता। विलियम की आंखें ठंडक से भरी थीं। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक क्लॉथेड सीकिंग सोसाइटी, जो कई महीनों से चुप थी, असल में विजार्ड अप्रेंटिस भेजेगी। इस बार अगर युवा मास्टर ऑफिशियल नाइट नहीं बनता तो वह एक और बड़ी गलती कर देता। फार ईस्ट सिटी को ब्लॉक कर दिया गया था और शहर के गार्ड्स को तैनात कर दिया गया था, लेकिन चेन म्यू अभी भी चैन में नहीं था। क्योंकि उसने जादूगर के प्रशिक्षु का सामना किया था, इसलिए जादूगर के तरीकों के बारे में आम लोगों के लिए सोचना मुश्किल था। इसलिए विलियम के जाने के बाद वह अकेले ही सिटी हॉल में अपने ऑफिस रूम में लौट आया। वह अक्सर इस कमरे में अकेला होता है और आमतौर पर कोई उसे परेशान नहीं करता। अगले ही पल चेन म्यू के सामने एक ट्रांसपेरेंट नीली रोशनी का पर्दा दिखाई दिया। नाम चेन म्यू, आत्मा 1.6, भौतिक 4.7, दायरा नाइट पीक, जादू टोना कोई नहीं, सांस लेने का तरीका गोल्डन लायन, सांस लेने का तरीका 8221600 में माहिर 822 1623 1600 134 1604 8800 800 110 800। सिमुलेशन की संख्या 4। आधे साल बाद चेन म्यू ने 4 सिमुलेशन जमा कर लिए थे। आमतौर पर यह 6 बार होता है, लेकिन चेन म्यू ने इसे पहले ही 2 बार इस्तेमाल कर लिया है और उसने मंत्र रखने का फैसला किया। इसका कारण यह है कि सिमुलेशन में उसका रियल्म इंप्रूवमेंट बहुत कमजोर है, इसलिए चेन म्यू सिर्फ कॉस्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ही अपने स्पेल रख सकता है। इसलिए उसके गुण तो नहीं बढ़े, लेकिन उसकी नाइट स्किल्स बहुत बढ़ गईं। यहां तक कि पहले 2 नाइट स्किल्स में भी जिनमें उन्होंने महारत हासिल की थी, वे भी आगे बढ़ गए हैं और 10 साल से ज्यादा समय से सिमुलेशन में प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंच गए हैं। ये सिमुलेशन असल में चेन म्यू ने जानबूझकर जमा किए थे ताकि महान शूरवीर के दायरे में सेंध लगाई जा सके। लेकिन अब एक जादूगर के प्रशिक्षु द्वारा हत्या किए जाने के बाद चेन म्यू इसे पहले केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। अगले ही पल चेन म्यू की चेतना सिमुलेशन समय के कॉलम में केंद्रित हो गई। जाने पहचाने काले किरदारों की एक लाइन सामने आई। क्या आप लाइफ सिमुलेशन एक्टिवेट करना चाहते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के चेन म्यू ने अपने दिल में हाँ में जवाब दिया। अगले ही पल काले अक्षरों की एक लाइन दिखाई दी और चेन म्यू ने अपनी नजरें अपने सामने हल्के पर्दे पर बने काले अक्षरों पर टिका दी। लाइफ सिमुलेशन चालू कर दिया गया है, क्योंकि सिमुलेटर वर्जन बहुत कम है, सिर्फ टेक्स्ट सिमुलेशन ही सपोर्टेड है। ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड के एक जादूगर अप्रेंटिस ने आपकी हत्या कर दी। हत्यारा फेल हो गया। फार ईस्ट सिटी को ब्लॉक कर दिया गया और शहर के सभी गार्ड्स को जादूगर अप्रेंटिस का पता लगाने के लिए भेजा गया। आखिर में गार्ड्स के एक ग्रुप को जैस्मीन के रेजिडेंशियल एरिया में जादूगर अप्रेंटिस का पता मिल गया। जब विलियम पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी और सभी गार्ड्स मारे गए। विलियम और अप्रेंटिस जादूगर के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें अप्रेंटिस जादूगर बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वह बच निकला। 19 साल की उम्र आपको अर्ल आर्थर ने वापस बुलाया और गोल्डन लायन मार्केट को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जिस पर आपने भरोसा किया था। 20 साल की उम्र आपके पिता ने आपके लिए एक बालिग होने का समारोह रखा
और आपको परिवार के सुदूर पूर्वी इलाके का कुछ हिस्सा विरासत में मिला और आप एक लॉर्ड बन गए। 21 साल आप जीवन के बीजों को मजबूत करने के लिए सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि प्रोग्रेस बहुत धीमी है, फिर भी आपने हार नहीं मानी है। आप सांस लेने के तरीके को बेहतर बनाने पर ज्यादा समय देते हैं। 23 साल आप इलाके को अच्छे से मैनेज करते हैं। पिछले कुछ सालों में ब्लैक क्लॉथ्स क्यूदाओ एसोसिएशन ने आपको फिर से परेशान नहीं किया। आपके पिता ने आपको शादी के लिए मनाया था, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने धीरे धीरे परिवार का ज्यादा बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। 25 साल की उम्र, क्योंकि आपने बहुत सारी इंडस्ट्री संभाल ली हैं और आप बिजी हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस धीमी हो गई है, लेकिन आप अभी भी अपनी सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ समय निकालते हैं। 28 साल की उम्र, आपके बड़े भाई अर्ल का पद पाने के लिए वापस आए। उसी साल आपने एक महान शूरवीर का रास्ता खोजने के लिए राज्य की यात्रा करने का फैसला किया। आपके पिता आर्थर सहमत हो गए। मैं मरा नहीं हूं, यह देखकर चेन म्यू को थोड़ी हैरानी हुई। पिछले सिमुलेशन में वह 26 साल की उम्र में ही अटक गया था, लेकिन इस सिमुलेशन में सिम्युलेटर सीधे 28 साल की उम्र में चला गया, जिससे पता चलता है कि वह 26 साल की उम्र में जिंदा और ठीक था। बिना ध्यान से सोचे चेन म्यू पहले नीचे देखता रहा, और इस बार पूरा सिमुलेशन देखने के बाद इस सवाल के बारे में सोचने में देर नहीं होगी। 30 साल की उम्र, किंगडम के टूर के दौरान ब्लैक क्लॉथ्स क्यूदाओ सोसाइटी ने एक बार फिर आपकी हत्या कर दी, लेकिन आप अपने पीक नाइट दायरे और कई कुशल नाइट स्किल्स की वजह से बिना किसी खतरे के बच गए। 32 साल की उम्र, आप 4 साल से राज्य में घूम रहे हैं, और इन 4 सालों में आपने सांस लेने की तकनीक की प्रैक्टिस में कभी ढील नहीं दी, लेकिन महान शूरवीर के लिए अभी भी एक बड़ी रुकावट है। 34 साल, आप फार ईस्टर्न टेरिटोरी लौटे और अपने पिता और बड़े भाई को विजार्डिंग कॉन्टिनेंट जाने का अपना आइडिया बताया। उन्होंने बिना सोचे समझे इसे मना कर दिया, लेकिन आपका रवैया बहुत पक्का था। आपने मैजिक स्टोन्स समेत बहुत सी चीजें तैयार की। उसी साल आपने विजार्डिंग कॉन्टिनेंट के लिए बड़े जहाज पर कदम रखा। 35 साल, कोई खतरा नहीं है, आप विजार्डिंग कॉन्टिनेंट में सक्सेसफुली पहुंच गए हैं, लेकिन विजार्डिंग कॉन्टिनेंट उतना सुंदर नहीं है जितना आपने सोचा था, और ऑफिशियल नाइट यहां कुछ खास नहीं है। 36 साल की उम्र, आप विजार्डिंग कॉन्टिनेंट के एक छोटे शहर में आए, ट्वाइलाइट सेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए और उनके छोटे सदस्य बन गए। 37 साल, ट्वाइलाइट सेक्ट का फाउंडर विजार्डिंग एकेडमी के प्योर येलो टावर का स्टूडेंट है। वह एक टॉप 3rd लेवल विजार्ड अप्रेंटिस है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप एक ऑफिशियल नाइट को होने का कोई एहसास नहीं है, और भी ज्यादा पहुंच से बाहर। 38 साल, आपने मेडिटेशन के तरीके की सही जानकारी के बारे में पूछा है। मेडिटेशन का तरीका सीखने का तरीका है कि आप किसी कॉलेज में शामिल हों और फिर मेडिटेशन बुक नाम के कैटलॉग से इसे सीखें। मेडिटेशन बुक को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। आपके न्यूज चैनल ने पूछा कि इस तरह की मेडिटेशन बुक सिर्फ एकेडमी में ही मिलती है। 40 साल की उम्र, कई जगहों से पूछताछ करने पर आप समझ गए कि विजार्डिंग एकेडमी आपको बुजुर्ग के तौर पर स्वीकार नहीं करेगी, भले ही आप एक मामूली इंसान बन जाएं। एक छोटी विजार्डिंग एकेडमी आपकी क्वालिफिकेशन को टेस्ट करने को तैयार है, लेकिन पाया गया कि यह 5वीं क्लास की क्वालिफिकेशन है, बस आपको जाने दिया। उम्र 41, आपने जादूगरों का पीछा करना छोड़ दिया और अपनी एनर्जी को सांस लेने पर फोकस किया। 43 साल की उम्र, आपका सांस लेने का तरीका सही लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन आप अभी भी हताश हैं, क्योंकि सांस लेने का तरीका सही होने के बाद भी महान योद्धा अभी भी आपसे बहुत दूर है। 45 साल की उम्र, तुमने ऑर्गेनाइजेशन में एक जादूगर अप्रेंटिस को नाराज किया, तुम मर गए, जादू टोने से मर गए। सिमुलेशन खत्म हो गया है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र को संरक्षित करें या आरक्षित तकनीक। सिमुलेशन का अंत देखकर चेन म्यू की आंखों में निराशा के बजाय हैरानी दिखी। यह सिमुलेशन उनके लिए एक विंडफॉल कहा जा सकता है। वह असल में फिर से विजार्ड कॉन्टिनेंट पहुंच गया और उसे मेडिटेशन का राज भी पता चल गया। हालांकि यह जानकारी अधूरी हो सकती है, फिर भी यह चेन म्यू के लिए बहुत बड़ा फायदा है। इससे पता चलता है कि चेन म्यू जादूगर के रास्ते के और करीब आ रहा है। और सबसे बड़ा फायदा सांस लेने के तरीके में सफलता है। इस सिमुलेशन में उनका सांस लेने का तरीका सफलतापूर्वक प्रोफिएंट लेवल को पार कर गया और परफेक्ट लेवल पर पहुंच गया। जहां तक सवाल है कि वह 26 साल की उम्र में क्यों नहीं मरे, चेन म्यू ने जल्दी ही इसका कारण समझ लिया। इसका कारण स्वाभाविक रूप से इस सिमुलेशन में छिपा है। विलियम और जादूगर अप्रेंटिस के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें जादूगर अप्रेंटिस गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन वह बच निकला। यह अप्रेंटिस जादूगर शायद वही अप्रेंटिस जादूगर है जिसने 26 साल की उम्र में मुझे मार डाला था। तो क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था? और फिर मैं 26 साल की उम्र में जिंदा रहूंगा? चेन म्यू को पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि ऐसा इसी वजह से हुआ था। तो मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता, चेन म्यू ने मन ही मन कहा। मंत्र सुरक्षित रखो। अगले ही पल यह विचार फिर से मन में आया। मंत्रों से जुड़ी यादों की बाढ़ एक पल में चेन म्यू के दिमाग में आ गई। पढ़ना चाहता हूँ, रिकमेंडेशन टिकट मांग रहा हूँ, महीने का टिकट मांग रहा हूँ। सभी लोग सच में फॉलो अप करें। नई किताब का समय फॉलो अप करने के लिए बहुत जरूरी है। ज़ियाओबा घुटनों के बल बैठकर आप सभी को धन्यवाद देते हैं।
इस अध्याय का अंत चैप्टर 33 किसने मुझे पक्का 9 लेने को कहा। चैप्टर 33 किसने मुझे बताया कि यह पक्का है और पढ़े जैस्मिन रेजिडेंशियल एरिया। विलियम ने खुद से फुसफुसाया जैसे वह चेन म्यू की बातों की संभावना को परख रहा हो, क्योंकि यंग मास्टर को लगता है कि यह अप्रेंटिस विजार्ड रेजिडेंशियल एरिया में छिपा होगा, तो टहलने में कोई हर्ज नहीं है। क्या आप साथ चलना चाहते हैं यंग मास्टर? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिरकार मुझे उस जादूगर के साथ आमने सामने की लड़ाई का अनुभव है। चेन म्यू ने विलियम की बातों का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। अभी अभी उसने अपने अंदाजे से विलियम को बताया था कि जादूगर का प्रशिक्षु किसी रिहायशी इलाके में छिपा हो सकता है। बेशक ये अंदाजे उसने ही लगाए थे। सिटी हॉल में नीचे ज्यादा देर रुके बिना दोनों सीधे जैस्मीन के रहने वाले इलाके में चले गए। उन्होंने शहर के गार्ड्स को एक साथ नहीं बुलाया, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सिटी गार्ड्स होते तो टारगेट बहुत बड़ा होता। दूसरा कारण यह है कि अगर जादूगर का प्रशिक्षु सच में रिहायशी इलाके में है तो शहर के गार्ड ज्यादा काम के नहीं होंगे। जब वे उस जगह पर पहुंचे तो चेन म्यू और विलियम ने जैस्मीन के रेजिडेंशियल एरिया में विजार्ड अप्रेंटिस को ढूंढना शुरू कर दिया। दोनों ने अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखा। हालांकि चेन म्यू को पता चला कि विजार्ड अप्रेंटिस सिमुलेशन में रेजिडेंशियल एरिया में था, लेकिन सिमुलेशन ने उसे कोई खास जगह नहीं बताई, इसलिए उसे खुद ही उसे ढूंढना पड़ा। खोज के दौरान चेन म्यू इस बात के बारे में सोचता रहा कि जादूगर का प्रशिक्षु यहाँ क्यों छिपा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि यह अमीरों का रिहायशी इलाका है, लेकिन शहर के गार्ड आपकी तलाशी लेंगे, चाहे आप गरीब हो या अमीर। इसके उलट यह जगह सर्च का फोकस होगी, क्योंकि यह उस जगह के बहुत पास है जहां चेन म्यू पर हमला हुआ था। चेन म्यू को लगा कि यहाँ छिपने से बेहतर विकल्प शहर के बीचों बीच छिपना है। अगर ऐसा है तो इस जादूगर के यहाँ छिपने का कोई मकसद जरूर होगा। अचानक चेन म्यू के दिल में एक रोशनी चमकी। क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? चेन म्यू के दिल में जरूर ऐसा ही एक आइडिया आया होगा, और यह आइडिया और गहरा हो गया। विलियम, बिल्डिंग 12 में जाओ, चेन म्यू अचानक बोला। विलियम ने भी चेन म्यू की बातें सुनी, कुछ सोचा और अनजाने में सिर हिला दिया। जैस्मिन रेजिडेंशियल एरिया में कुल 40 घर हैं, और नंबर 12 वह जगह है जहां चेन म्यू रोज रहते हैं। इसलिए विलियम को चेन म्यू की बात तुरंत समझ में आ गई। चेन म्यू और विलियम जल्द ही 12 घरों के आंगन में पहुंच गए। ध्यान से देखने के बाद उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। क्या मैं गलत अंदाजा लगा रहा हूं? वह प्रशिक्षु जादूगर यहां नहीं है। चेन म्यू को कुछ भी गलत नहीं लगा, उसने मन ही मन सोचा। जाओ अंदर जाओ और देखो। हालांकि चेन म्यू का रंग नहीं बदला और वह बोला। विलियम ने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ में नाइट की तलवार लेकर चेन म्यू का पीछा किया और दोनों एक के बाद एक घर में घुस गए। मास्टर, लॉर्ड विलियम। विलियम और चेन म्यू को वापस आते देख पहली मंजिल पर लिविंग रूम की सफाई कर रही नौकरानियों ने जल्दी से उन्हें सलाम किया। अभी भी कुछ भी गलत नहीं है और नौकरानियों का व्यवहार भी सामान्य है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चेन म्यू ने हल्के से सिर हिलाया और विलियम की तरफ देखा और दोनों घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ने लगे। यहीं पर चेन म्यू और विलियम के बेडरूम हैं। उनके बेडरूम एक दूसरे के बगल में हैं, जिससे विलियम के लिए रोजाना चेन म्यू की सुरक्षा करना आसान हो जाता है। चेन म्यू ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और विलियम चेन म्यू के पीछे पीछे गया। बेडरूम पहले जैसा ही था, बहुत साफ सुथरा और सब कुछ करीने से रखा हुआ था। लेकिन चेन म्यू का शरीर तुरंत तनाव में आ गया, क्योंकि उसे आखिरकार कुछ गड़बड़ लग गई। सूंघ, हाँ सूंघ। जब चेन म्यू गया था तो उसके बेडरूम से शराब की बहुत तेज गंध आ रही थी, लेकिन अब वहां बिल्कुल भी गंध नहीं है। और यह ऐसी गंध नहीं है जिसे परफ्यूम छिड़ककर ठीक किया जा सके, बल्कि यह शराब की गंध की तरह है जो अचानक गायब हो जाती है, जो नौकरानियां नहीं कर सकती। चेन म्यू ने देखा कि खिड़कियां बंद थीं, इसलिए उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि गंध अपने आप क्यों गायब हो गई। आपको पता होना चाहिए कि उसे बेडरूम से निकलकर सिटी हॉल जाने और अब वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। बदबू का इतनी जल्दी गायब होना नामुमकिन है। इसलिए कोई मेरे बेडरूम में आया है, चेन म्यू ने खुद से कहा। उसने अपनी पीठ के पीछे हाथ छिपाकर एक छोटी सी हरकत की और विलियम, जो चेन म्यू पर ध्यान दे रहा था, ने स्वाभाविक रूप से उसे नोटिस कर लिया। अगले ही पल विलियम ने दुखी होने का नाटक किया और कहा, ओह मास्टर, ऐसा लगता है कि जादूगर का प्रशिक्षु यहाँ नहीं छिपा है, चलो उसे किसी दूसरी जगह ढूंढते हैं। जब चेन म्यू ने यह सुना तो उसने मन ही मन विलियम की तारीफ की। जैसा कि एक अनुभवी महान योद्धा से उम्मीद की जाती है, वह एक पल में ही समझ गया कि उसका क्या मतलब है। तो चेन म्यू ने भी निराश होने का नाटक किया और आह भरी, ठीक है तो इसे किसी दूसरी जगह ढूंढो। जब चेन म्यू बेडरूम का दरवाजा बंद करने ही वाला था, अचानक बूम, एक जोरदार धमाका हुआ। चेन म्यू के बेडरूम को जोड़ने वाली दूसरी मंजिल की खिड़की तुरंत टूट गई और एक काली परछाई बाहर निकल आई। चेन म्यू के बिस्तर के पीछे छिपा जादूगर भी कोई बेवकूफ नहीं था। चेन म्यू और विलियम के बीच नॉर्मल बातचीत से उसे लगा कि उसकी पोल खुल गई है, तो एक पल में उसने फैसला किया कि उसकी योजना पूरी नहीं हो सकती। विलियम की सुरक्षा और चेन म्यू के खुद एक टॉप नाइट होने की वजह से उसकी हत्या की योजना जरूर फेल हो जाएगी। तो पहली बार उसने पक्के तौर पर खिड़की तोड़ी और सीधे भाग गया। यह कहना होगा कि इस जादूगर प्रशिक्षु की निर्णायकता चेन म्यू की उम्मीद से परे थी।
लेकिन यह चेन म्यू की अचानक की गई परफॉर्मेंस है और इसे देखना नॉर्मल है। ऐसा लगता है कि उनकी एक्टिंग स्किल्स को अभी और बेहतर करने की जरूरत है। दौड़ना चाहता हूं। जब विलियम की ठंडी आवाज आई तो वह आकृति अपनी जगह से गायब हो गई थी। चेन म्यू का रिएक्शन भी बहुत तेज था और वह 2 कदम में उस खिड़की तक पहुंच गया जो टूटी हुई थी और एक बड़े छेद में बदल गई थी। फिर वह तुरंत दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया और जल्दी से विलियम और परछाई के पास पहुंच गया। सिमुलेशन में जादूगर प्रशिक्षु आखिरकार बच निकला, लेकिन असल में चेन म्यू उसे भागने नहीं दे सकता था। आखिरकार इस विजार्ड अप्रेंटिस के उसके पूरे सिमुलेशन प्रोसेस पर असर डालने का बहुत ज्यादा चांस है। नाइट स्किल रेज नाइट स्किल रेड मून / विलियम, जो जादूगर अप्रेंटिस के साथ आगे बढ़ रहा था, तुरंत भड़क गया। लाल रंग की हवा का बहाव दिखाई दिया जो विलियम के पूरे शरीर को लपेट रहा था। नाइट की तलवार उसके सामने काली परछाई पर बहुत तेज रफ्तार से गिरी। हवा में हवा का बहाव विलियम की तलवार से टूटा हुआ लग रहा था। हालांकि महान शूरवीर और शिखर शूरवीर के बीच बहुत कम दूरी लगती है, लेकिन यह जमीन और आसमान के बराबर है। महान नाइट सच में इंपीरियल एनर्जी दिखा सकता है और नाइट स्किल से जुटाई गई एनर्जी की पावर दोगुनी हो जाती है। जो जादूगर भाग रहा था उसे भी अपने पीछे तेज हवा महसूस हुई और वह जान गया कि वह अब और नहीं दौड़ सकता। इसलिए उसने अपना सिर विलियम की ओर घुमाया और मुंह में कुछ बुदबुदाया। जीरो रिंग विचक्राफ्ट शैडो बैरियर। यह जीरो रिंग जादूटोना लगभग तुरंत होता है। एक ट्रांसपेरेंट हल्का काला पर्दा काले कपड़े पहने जादूगर के शरीर को ढकने वाले कटोरे जैसे कवर में बदल गया। बैरियर के नीचे जादूगर के प्रशिक्षु का चेहरा उदास और आंखें गहरी थीं। दिखने में तो बहुत स्टाइलिश है, लेकिन उसका दिल अभी से कोसने लगा है। किसने मुझे बताया कि यह पक्का है? पढ़ना चाहता हूं, महीने का टिकट मांग रहा हूं, रिकमेंडेशन टिकट मांग रहा हूं। इस अध्याय का अंत चैप्टर 34 3 सिमुलेशन और महान शूरवीर चैप्टर 34 3 सिमुलेशंस और द ग्रेट नाइट। आगे पढ़ने के लिए अकेले विलियम से निपटना मुश्किल है। चेन म्यू का तो कहना ही क्या, जो अभी अभी लड़ाई में शामिल हुआ है। पहले तो प्रशिक्षु जादूगर मुश्किल से ही खुद को रोक पाया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसके लिए यह और भी मुश्किल होता गया। पहले लेवल के जादूगरों में उसे ताकतवर कहा जा सकता है। उसके स्पिरिचुअल समुद्र में 4 जीरो रिंग जादूटोना खुदा हुआ है। लेकिन वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह सिर्फ एक फर्स्ट लेवल विजार्ड अप्रेंटिस था। विलियम का सामना करना पहले से ही बहुत मुश्किल था और चेन म्यू, जो एक पीक नाइट था, के आने से वह विरोध करने में पूरी तरह से लाचार हो गया। जीरो रिंग विचक्राफ्ट शैडो बॉल 2 और जादूटोना जारी किया गया, जिससे चेन म्यू और विलियम को चोट लगी। हालांकि इसके कुछ असर हैं, लेकिन इससे चेन म्यू और दूसरों को ज्यादा खतरा नहीं है। रुको, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि हम गोल्डन लायन परिवार को क्यों पकड़े हुए हैं? आखिरकार जादूगर का चेला जिसे चेन म्यू और विलियम ने घेर लिया था अब और नहीं टिक सका और उसकी स्पिरिचुअल पावर लगभग खत्म हो गई थी। इसलिए मैं सिर्फ जोर से बोल सकता था। यह पहली बार था जब वह बोला था और उसकी आवाज भारी थी जैसे उसका गला काट दिया गया हो। यह सुनकर विलियम ने अनजाने में चेन म्यू की तरफ देखा। वह चेन म्यू का रिएक्शन देखना चाहता था। चेन म्यू का चेहरा वैसा ही रहा और वह अपने हाथ में सुनहरी हवा में लिपटी नाइट तलवार को घुमाता रहा। विलियम तुरंत समझ गया कि चेन म्यू को जादूगर के बताए राज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे अपने हाथ में नाइट की तलवार लहराता रहा। आप 2 तलवारों की रोशनी चमकी और जादूगर के प्रशिक्षु की आंखें निराशा से भर गईं। हालांकि वह एक जादूगर का प्रशिक्षु है, लेकिन यह सच है कि जादूगर का रास्ता बहुत रहस्यमयी है। लेकिन वह एक अप्रेंटिस विजार्ड है और सिर्फ फिजिकल फिटनेस के मामले में वह पीक नाइट चेन म्यू के बराबर भी नहीं है। उसे उन 2 तलवारों का सामना करने की कोई उम्मीद नहीं थी जो उस पर तान दी गई थीं। उसे समझ नहीं आया कि वह उस समय अचानक चेन म्यू की हत्या करने के लिए फार ईस्ट सिटी क्यों आया। शायद वह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे लगा कि एक जादूगर का प्रशिक्षु चेन म्यू जैसे क्वासी नाइट से आसानी से निपट सकता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चेन म्यू क्वासी नाइट नहीं है। मेरा भविष्य पक्का फर्स्ट लेवल विजार्ड अप्रेंटिस नहीं है। मैं यहाँ मर नहीं सकता। वह मन ही मन दहाड़ा। लेकिन यह कोई नॉवेल नहीं है और वह ऐसा हीरो नहीं है जिसमें अचानक से विस्फोट करने की काबिलियत हो। चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह क्या कर सकता था? 2 तलवार की रोशनी उसके पास से गुजरी और वह अभी भी मांस के कुछ टुकड़े ही था। मालिक, मेरे पिता को एक चिट्ठी भेजो और ब्लैक क्लॉथ सीकर्स के जवाबी हमले का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। वे एक जादूगर प्रशिक्षु को मरने नहीं देंगे, चेन म्यू ने शांति से कहा। अब यह सिमुलेशन से बिल्कुल अलग है। आखिरकार विजार्ड अप्रेंटिस सिमुलेशन में मरा नहीं बल्कि भाग गया। लेकिन अगर चेन म्यू को एक और मौका मिलता तो वह जादूगर अप्रेंटिस को मार डालता। आखिर उसे जाने देने का कोई कारण नहीं सूझता था। हाँ, युवा मास्टर के बारे में क्या? विलियम ने जवाब दिया और चिंता से चेन म्यू को देखा। उसने यह नहीं पूछा कि चेन म्यू की ताकत एक पीक नाइट जैसी क्यों थी। वह जानता था कि अभी पूछने का समय नहीं है। मैं घर पर आपकी खबर का इंतजार करूंगा और रास्ते में आराम करूंगा। चेन म्यू ने अपना मुंह खोला और कहा। असल में उसका ज्यादा कंजम्पशन नहीं है, बाकी तो बस एक शब्द है। उसका असली मकसद सिमुलेट करना है। हाँ, यह सही है। उसके पास अभी भी कुछ सिमुलेशन टाइम है और वह अब इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। देखें कि क्या आप एक महान शूरवीर बन सकते हैं या असली जादूगर का रास्ता अपना सकते हैं।
अच्छा है, विलियम ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह जानता था कि यह मोजी के लिए सही समय नहीं है, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया और चेन म्यू को उसके घर वापस भेजकर चला गया। मैं दूसरी मंजिल पर आराम करूंगा, अगर कोई जरूरी काम न हो तो मुझे परेशान मत करना, चेन म्यू ने लिविंग रूम में नौकरानी को बताया। नौकरानियों ने भी अभी अभी दूसरी मंजिल पर हलचल सुनी, लेकिन उन सबने चुप रहना ही बेहतर समझा और कुछ नहीं कहा। गोल्डन लायन परिवार की नौकरानियों के रूप में वे जानती हैं कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। जी श्रीमान, दूसरी मंजिल पर वापस आकर चेन म्यू ने अपने बेडरूम में रुकने का फैसला नहीं किया, बल्कि विलियम के बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कहीं भी जगह ढूंढकर बैठ गए चेन म्यू ने सिस्टम के लाइट कर्टेन को आवाज दी। नाम चेन म्यू, आत्मा 1.6, भौतिक 4.7, दायरा नाइट पीक, जादू टोना कोई नहीं, सांस लेने का तरीका गोल्डन लायन, सांस लेने का तरीका परफेक्ट, 923 1600 231 1600 316 1600 477 800 512 800 310 800। सिमुलेशन की संख्या 3, गोल्डन लायन ब्रीदिंग मेथड एकदम सही लेवल पर पहुंच गया है और इसमें और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी नाइट स्किल्स की बात करें तो उनमें भी कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन चेन म्यू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय सिमुलेशन की संख्या पर ध्यान दें। क्या आप लाइव सिमुलेशन एक्टिवेट करना चाहते हैं? हाँ, चेन म्यू ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लाइव सिमुलेशन चालू कर दिया गया है क्योंकि सिमुलेटर वर्जन बहुत कम है, सिर्फ टेक्स्ट सिमुलेशन ही सपोर्टेड है। आपने उस अप्रेंटिस जादूगर को मार डाला जिसने फार ईस्ट सिटी में आपकी हत्या की थी। आपके पिता ने आपको वापस हवेली में बुला लिया। ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड का जवाबी हमला बहुत जोरदार था और परिवार में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया, लेकिन ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड ने गोल्डन लायन परिवार को कम आका। भले ही आप जादूगर के एक अप्रेंटिस द्वारा बुरी तरह घायल हो गए थे, आप बिना किसी खतरे के बच गए। उम्र 19, इस लड़ाई के बाद आपने धीरे धीरे फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र, आप बड़े हो गए हैं, आपको परिवार की जमीन का कुछ हिस्सा विरासत में मिला है और आप मालिक बन गए हैं और आपने सांस लेने की अपनी आदत नहीं छोड़ी है। 21 साल की उम्र, तुमने अपने पिता से कहा था कि तुम विजार्डिंग कॉन्टिनेंट जाओ और विजार्डिंग का रास्ता अपनाओ, लेकिन तुम्हारे पिता ने मना कर दिया और तुम्हें इस विचार को दूर करने के लिए हाउस अरेस्ट भी कर दिया। 23 साल की उम्र, सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस करते हुए अपने पिता से विजार्डिंग कॉन्टिनेंट जाने को कहा, लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया। 25 साल की उम्र, सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। 26 साल की उम्र, तुम्हारा भाई वापस आ गया है। तुम्हारे पिता जिद्दी हैं, लेकिन तुम सिर्फ विजार्डिंग कॉन्टिनेंट जाने के लिए राजी हो सकते हो। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ जादुई पत्थर तैयार किए हैं और एक बड़ा जहाज अरेंज करने में तुम्हारी मदद की है। 27 साल की उम्र, विजार्डिंग कॉन्टिनेंट की ओर जाने वाले बड़े जहाज को सी ऑफ साइलेंस में रोक लिया गया था। आपको सी विच पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था और आपकी मौत हो गई। सिमुलेशन खत्म हो गया है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र को संरक्षित करें या आरक्षित तकनीक। चेन म्यू थोड़ा निराश दिखे, इस बार विजार्डिंग कॉन्टिनेंट पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। विजार्डिंग कॉन्टिनेंट की ओर जाने वाले जहाज बहुत सुरक्षित नहीं हैं और कई वजह असल में इस बात पर असर डालती हैं कि कोई जहाज विजार्डिंग कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकता है या नहीं। सही सी कहें तो विजार्डिंग एकेडमी से स्टूडेंट्स को लाने वाले शिप को छोड़कर बाकी शिप असल में बहुत खतरनाक हैं। कुछ समय पहले मैं केवल यही कह सकता था कि चेन म्यू भाग्यशाली था। इस दायरे को बनाए रखो, जारी रखो, बिना किसी हिचकिचाहट के, चेन म्यू ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल चेन म्यू को अपनी फिजिक में सुधार साफ महसूस हुआ। इससे पहले कि वह इस एहसास को ध्यान से महसूस कर पाता, अगला सिमुलेशन शुरू हो गया। लाइव सिमुलेशन चालू कर दिया गया है क्योंकि सिमुलेटर वर्जन बहुत कम है, सिर्फ टेक्स्ट सिमुलेशन ही सपोर्टेड है। आपने उस अप्रेंटिस जादूगर को मार डाला जिसने फार ईस्ट सिटी में आपकी हत्या की थी। आपके पिता ने आपको वापस हवेली में बुला लिया। ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड का जवाबी हमला बहुत जोरदार था और परिवार में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया, लेकिन ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड ने गोल्डन लायन परिवार को कम आका। आपकी ताकत से आप एक अप्रेंटिस जादूगर से बुरी तरह घायल हो गए लेकिन बच गए। उम्र 19, इस लड़ाई के बाद आपने धीरे धीरे फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र, आप बड़े हो गए हैं, आपको परिवार की जमीन का कुछ हिस्सा विरासत में मिला है और आप मालिक बन गए हैं और आपने सांस लेने की अपनी आदत नहीं छोड़ी है। 21 साल की उम्र, 23 साल की उम्र, 25 वर्ष की उम्र, 26 साल की उम्र, आपका भाई वापस आ गया है और आपका सबकॉन्शियस मन आपको बताता है कि इस साल विजार्डिंग कॉन्टिनेंट जाने का समय नहीं है, इसलिए आप इस साल विजार्डिंग कॉन्टिनेंट नहीं गए, बल्कि इलाके को मैनेज करना और चुपचाप सांस लेने के तरीके को मजबूत करना चुना। उम्र 28, आपके बड़े भाई को अर्ल का टाइटल मिला और आप विजार्डिंग कॉन्टिनेंट के लिए निकलने लगे, लेकिन आधे रास्ते में बड़े जहाज का सामना एक बड़े सी पाउट से हुआ। जहाज पलट गया और आपकी मौत हो गई। सिमुलेशन खत्म हो गया है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र को संरक्षित करें या आरक्षित तकनीक, धिक्कार है। फिर से नाव पर मर गया। चेन म्यू का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। 2 सिमुलेशन में तो वह विजार्डिंग लैंड तक भी नहीं पहुंच पाया और इस सिमुलेशन में उसने 27 साल की उम्र में जानबूझकर जादूगरों की दुनिया में जाने से परहेज किया, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। राज्य को बचाओ, फिर भी अपना स्थान बनाए रखते हुए चेन म्यू का शरीर फिर से मजबूत हो गया। अगर वह पहले पीक नाइट था तो अब वह पीक्स के बीच भी पीक नाइट है।
चेन म्यू ने अगला सिमुलेशन तुरंत शुरू नहीं किया। वह सोचने लगा कि क्या वह बहुत लालची है। असल में वह थोड़ा लालची था। मैं सिमुलेशन में एक महान नाइट बनना चाहता हूं, लेकिन विजार्ड लैंड में विजार्ड अप्रेंटिस बनने के लिए भी जाना चाहता हूं। इसका नतीजा यह है कि आखिरी दो पूरे नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पहले एक महान शूरवीर बनने के बारे में बात करते हैं, चेन म्यू ने मन ही मन सोचा। अगर तुम विजार्डिंग कॉन्टिनेंट नहीं जा सकते तो तुम मर जाओगे। अगर तुम विजार्डिंग कॉन्टिनेंट नहीं जा सकते तो तुम मर जाओगे। अगर तुम विजार्डिंग कॉन्टिनेंट नहीं जा सकते तो तुम जाओगे तो मर जाओगे। शूरवीरों का रास्ता सच में बहुत खास है। शूरवीरों का रास्ता सच में बहुत खास है। चेन म्यू ने अपने दिल में चुपचाप ये कुछ शब्द दोहराना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना आखिरी सिमुलेशन तब तक शुरू नहीं किया जब तक उन्हें लगा कि यह लगभग पूरा हो गया है। इस सिमुलेशन में वह जादूगर का अप्रेंटिस बनने का आइडिया पूरी तरह से छोड़ देगा और नाइटहुड का रास्ता अपनाएगा। लाइव सिमुलेशन चालू कर दिया गया है क्योंकि सिमुलेटर वर्जन बहुत कम है, सिर्फ टेक्स्ट सिमुलेशन ही सपोर्टेड है। आपने उस अप्रेंटिस जादूगर को मार डाला जिसने फार ईस्ट सिटी में आपकी हत्या की थी। आपके पिता ने आपको वापस हवेली में बुला लिया। ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड का जवाबी हमला बहुत जोरदार था और परिवार में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया, लेकिन ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड ने गोल्डन लायन परिवार को कम आका। आपकी ताकत से आप एक अप्रेंटिस जादूगर से बुरी तरह घायल हो गए लेकिन बच गए। उम्र 19 इस लड़ाई के बाद आपने धीरे धीरे फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र आप बड़े हो गए हैं। आपको परिवार की जमीन का कुछ हिस्सा विरासत में मिला है और आप मालिक बन गए हैं और आपने सांस लेने की अपनी आदत नहीं छोड़ी है। 21 साल की उम्र आपने इलाके में चुपचाप सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस शुरू की और बिना ध्यान भटकाने वाले विचारों के जीवन के बीज तेजी से बढ़ने लगे। 23 साल की उम्र सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस, इलाके को मैनेज करना। 25 साल की उम्र सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस करें, फैमिली बिजनेस संभालें। 26 साल की उम्र सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस, इलाके को मैनेज करना। 28 साल आपके बड़े भाई को अर्ल का टाइटल मिला और आप अभी भी बिना रुके सांस लेने की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जीवन के बीज उगा रहे हैं। 30 साल की उम्र आपके पिता इस बात से खुश नहीं हैं कि आप 30 साल की उम्र में भी सिंगल हैं, इसलिए वह आपसे शादी के बारे में बात करने पर जोर देते हैं। आपको लगता है कि शादी से आपके जीवन के बीज पर असर पड़ेगा, इसलिए आप मना कर देते हैं और यह मना करना गलत है और आपको शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। 32 साल की उम्र सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस करते हुए आप आखिरकार एक असली महान शूरवीर की बॉटलनेक को महसूस करते हैं। यह बॉटलनेक एक झिल्ली की तरह है जो आसानी से टूटती हुई लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। 33 साल की उम्र बड़े शूरवीर की अड़चन से टकराया और पहला बेटा पैदा हुआ। 35 साल ग्रैंड ड्यूक गोशॉक ने लॉर्ड वॉर शुरू किया। आपके भाई ने गोल्डन लायन परिवार को ड्यूक गोशॉक के कैंप में शामिल होने के लिए लीड किया और बड़ी जीत हासिल की। आपके भाई को राज्य ने मार्क्विस का टाइटल दिया। 38 साल की उम्र आपने इस फिल्म को तोड़ने और बड़े शूरवीर को तोड़ने की कोशिश करने के लिए दवाई ली, लेकिन नाकाम रहे। 40 साल आपके बड़े भाई निकोला वीजली शाही परिवार में शामिल हो गए और आपको मार्क्विस की उपाधि विरासत में मिली। उम्र 42 आपने फिल्म को तोड़ने की कोशिश करने के लिए परिवार के रिसोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन फेल हो गए। 46 साल की उम्र आपके पिता महान शूरवीरों के दायरे में पहुंच गए, लेकिन आप फिर भी आगे नहीं बढ़ पाए। उम्र 50 आपका कैरेक्टर चिड़चिड़ा होने लगा और आपने अपने लिए रिसोर्स लूटने के लिए एक लॉर्ड वॉर में हेरफेर किया। उम्र 52 आपने किंगडम के डार्क मार्केट से 3 बोतल पोशन खरीदने के लिए 200 मैजिक स्टोन जमा किए। 53 साल की उम्र आपने 3 बोतल पोशन ली और ग्रेट नाइट की रुकावट को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। रुकावट को तोड़ने और ग्रेट नाइट बनने के बाद अगर आप सांस लेने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई सुधार महसूस नहीं होगा। 55 साल की उम्र इलाके को बढ़ाओ, तुम्हें राज्य की तरफ से ड्यूक का टाइटल दिया जाएगा और राज्य काउंसिल में शामिल हो जाओ। 56 साल की उम्र तुमने अपने पिता को, जो पहले से ही एक महान योद्धा हैं, अपनी स्थिति के बारे में बताया। तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा कि तुम सीमा तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि इंसान के शरीर की कोई सीमा नहीं है। 58 साल आपके 25 साल के बेटे को ड्यूक का टाइटल मिला और वह राज्य का सबसे कम उम्र का ड्यूक बन गया। आपने नाइटहुड का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। उम्र 60 आपने किंगडम में एक टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए अपनी मर्जी से हामी भरी। इंसानों पर किए गए एक्सपेरिमेंट से आपकी बॉडी थोड़ी मजबूत हुई है, लेकिन आपकी सांस लेने की प्रैक्टिस अभी भी बेहतर नहीं हुई है। 65 साल की उम्र दवाइयों और इंसानों पर किए गए एक्सपेरिमेंट का असर हुआ। आपने बिना चाहे अपनी आंखें बंद कर लीं और आपकी मौत हो गई। सिमुलेशन खत्म हो गया है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र को संरक्षित करें या आरक्षित तकनीक। अच्छा आदमी, सचमुच अच्छा आदमी। अगर चेन म्यू इस सिमुलेशन में खुद को इवैल्यूएट करें तो यह बहुत ज्यादा होगा। हाँ, यह बहुत ज्यादा है। सिमुलेशन में उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल किया। उसने न सिर्फ लॉर्ड वॉर शुरू करने की पहल की, बल्कि वह हर समय पोषण भी लेता रहा। आपको पता होना चाहिए कि चाहे कोई भी दवा हो, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। चेन म्यू को नहीं लगता कि वह सिमुलेशन में क्लियर नहीं है। यहां तक कि जो लोग जादूगर बनने की पहल करते हैं, उन्हें भी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है।
ऐसा लगता है कि सिमुलेशन में चेन म्यू को नाइट दायरे के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, असल में चेन म्यू खुद भी थोड़ा साफ नहीं थे, लेकिन उन्हें पहले से ही कुछ अंदाजा था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिमुलेशन की शुरुआत में उसने अपने मन में कुछ शब्द पढ़े थे। क्या सिमुलेशन शुरू होने से पहले अपने मन में कुछ बुदबुदाना इतना उपयोगी है? चेन म्यू को लगा कि उन्हें सिमुलेटर का एक और इस्तेमाल पता चल गया है। इसका मतलब है कि सिमुलेशन में खुद को एक बेकार गेम कैरेक्टर समझना और फिर सिमुलेशन शुरू होने से पहले दिल में पागलों की तरह इंस्ट्रक्शन देना। अगर सिमुलेशन टाइम की कमी न होती तो चेन मुफेई को फिर से कोशिश करनी पड़ती। राज्य को बचाओ, चेन म्यू का चुनाव स्वाभाविक रूप से क्षेत्र को बनाए रखना है। अगले ही पल चेन म्यू के दिल में जीवन के बीज से एक तेज हवा निकली। इस बार का आंदोलन चेन म्यू की कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। पीएस बुक फ्रेंड्स के सर्कल में बहुत कम कमेंट्स हैं, प्लीज कुछ कमेंट करें। जियाओबा घुटनों के बल बैठकर आप सभी को थैंक यू बोलती हैं। इस चैप्टर में कई सिमुलेटेड प्लॉट हैं और जियाओबा ने 2200 और शब्द लिखे हैं, इसलिए मैं कुछ वोट के लिए वोट नहीं कर सकता। कृपया दोबारा पता करें। इस अध्याय का अंत अध्याय 35 सीमा तक पहुंचना। चैप्टर 35 सीमा पार हो गई है। आगे पढ़ने के लिए चेन म्यू के शरीर के चारों ओर तेज हवा का बहाव हुआ, जिससे आसपास का माहौल भी प्रभावित हुआ। अगर एक ऑफिशियल नाइट का जीवन बीज सिर्फ एक बीज है, तो चेन म्यू के दिल में बसा बीज एक महान नाइट बनने के बाद उगाया। अगर चेन म्यू अंदर देख पाता तो उसे जीवन के बीजों से उगते हुए कुछ छोटे छोटे अंकुर मिलते। ये शाखाएं और कलियां लगातार चेन म्यू के अंदरूनी अंगों तक क्यूआई भेजती रहीं, जब तक कि क्यूआई पूरे शरीर में नहीं फैल गई। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! चेन म्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब वह अपनी ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी साफ तौर पर महसूस कर सकता है। यह सुधार तब से भी ज्यादा साफ है जब वह एक क्वासी नाइट से एक फॉर्मल नाइट बन गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन म्यू ने एट्रीब्यूट पैनल को आवाज दी और उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट लाइट का पर्दा आ गया। नाम चेन म्यू आत्मा 1.6 भौतिक 6.8 सीमा महान शूरवीर जादू टोना कोई नहीं सांस लेने का तरीका गोल्डन लायन सांस लेने का तरीका परफेक्ट 923 1600 231 1600 477 805 12 803 10 सिमुलेशन की संख्या 0 एक नजर में चेन म्यू को शारीरिक विशेषताओं में बहुत बड़ा बदलाव दिखा। 2 और न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट जोड़े गए हैं और फिजिकल एट्रीब्यूट 4.7 से बढ़कर 6.8 हो गया है। सिमुलेटर की खूबियों में यह पहले से ही एक बहुत बड़ा सुधार है। अगर किसी आम इंसान की फिजिक अच्छी हो तो उसके लिए एक फॉर्मल नाइट से महान नाइट बनना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन चेन म्यू कोई आम इंसान नहीं है, उसकी नींव बहुत मजबूत है। अगर आप सिमुलेशन में प्रैक्टिस करने में बिताए गए समय को गिने तो उन्होंने सिर्फ सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस करके ही दशकों तक प्रैक्टिस की है। इसके अलावा सिमुलेशन में चेन म्यू ने विजार्ड अप्रेंटिस का एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनने की पहल भी की और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट से उनकी फिजिक भी बेहतर हुई। यही वजह है कि इस बार चेन म्यू में इतना बड़ा सुधार हुआ है। पलक झपकते ही चेन म्यू लगभग 1 साल से इस दुनिया में है। वह एक ऐसे नौजवान से जिसके पास मुर्गे को काबू करने की ताकत नहीं थी, आज के महान योद्धा में बदल गया है। एट्रीब्यूट पैनल बंद करने के बाद चेन म्यू उठे और अपना शरीर हिलाया। इसमें कोई झटके या अकड़न वाली फीलिंग नहीं है। चेन म्यू जो कुछ भी महसूस कर सकता है वह सब एक जैसा है। एक विचार के साथ एक सुनहरी हवा चेन म्यू की बाह के चारों ओर लिपट गई। यह हवा का बहाव शरीर की सतह पर दिख रहा था और चेन म्यू इसे नंगी आंखों से साफ देख सकता था। आपको पता होना चाहिए कि इस समय उसके पास नाइट स्किल्स का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी पावर नहीं है। चेन म्यू को भरोसा था कि अगर आज हमला करने वाले अप्रेंटिस विजार्ड का सामना वह अकेले भी कर ले तो भी वह उस अप्रेंटिस विजार्ड को अकेले ही रोक पाएगा। यह घमंड नहीं है, बल्कि ताकत बढ़ने के बाद आत्मविश्वास है। अपना शरीर हिलाने के बाद चेन म्यू ने वहीं पर सांस लेने का तरीका अपनाने की कोशिश की। जब वह फॉर्मल नाइट था तब सांस छोड़ने और लेने के बीच का मूवमेंट सांस लेने के मूवमेंट से कहीं ज्यादा तेज था। हाँ, मुझे जरा भी सुधार महसूस नहीं हो रहा है। जैसा कि सिमुलेशन में कहा गया है, चेन म्यू को अब सांस लेने की तकनीक की प्रैक्टिस में जरा भी सुधार महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले सुधार कछुए की तरह धीमा था, बल्कि असल में कोई सुधार नहीं हुआ था। अगर यह कहा जाए कि चेन म्यू ने 10 दिन पहले सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस की थी, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 1 दिन प्रैक्टिस करना काफी नॉर्मल बात है। तो अब उसने 1 साल तक प्रैक्टिस की और उसका इंप्रूवमेंट शायद उतना ज्यादा न हो जितना उसने पहले 1 दिन प्रैक्टिस की थी। दूसरे शब्दों में उनकी 10 साल की मौजूदा प्रैक्टिस एक आम इंसान के 1 दिन के बराबर है। इस तरह का सुधार पहले से ही नगण्य है और यह कहा जा सकता है कि यह कोई सुधार न होने से अलग नहीं है। चेन म्यू यह नहीं भूले कि उन्होंने सिमुलेशन में अर्ल आर्थर से इस स्थिति के बारे में पूछा था। सीमा पूरी हो गई है, सिमुलेशन में अर्ल आर्थर को उसे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस समय जब चेन म्यू ने सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस की तो उसे एहसास हुआ कि अर्ल आर्थर ने जो कहा था वह सही था। इंसान के शरीर की भी सीमाएं होती हैं और इस सीमा को चेन म्यू नहीं तोड़ सकता। कम से कम आज का चेन म्यू तो नहीं तोड़ सकता।
आखिरकार अभी का चेन म्यू बस एक महान योद्धा है, ज्यादा से ज्यादा एक सिम्युलेटर वाला महान योद्धा। हो सकता है कि ऑफिशियल विजार्ड के पास इस लिमिट को तोड़ने का कोई तरीका हो, लेकिन ऑफिशियल विजार्ड इस समय चेन म्यू से बहुत दूर है। यहां तक कि अप्रेंटिस विजार्ड भी अब उससे 2 सबकॉन्टिनेंट दूर है। यह अच्छा है, भविष्य के सभी सिमुलेशन का इस्तेमाल रहस्यमयी जादूगर के रास्ते पर चलने के लिए किया जा सकता है। चेन म्यू ने मन ही मन आह भरी और मन ही मन फैसला किया। वह ऐसा इंसान नहीं था जो अंत के पीछे भागता। अब जब नाइट की सड़क का अंत हो गया था, तो अब से उसका लक्ष्य जादूगर की सड़क थी। आखिरकार हालांकि नाइट भी बहुत खास होते हैं, लेकिन ऊपरी लिमिट की तुलना में विजार्ड बहुत ऊंचे होते हैं। एक ताकतवर जादूगर दूसरे प्लेन भी जीत सकता है। अगर चेन म्यू को इसका अंदाजा नहीं है, तो यह नामुमकिन है। सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस जारी रखे बिना चेन म्यू दूसरी मंजिल के कमरे से बाहर चला गया। अगले कुछ दिनों तक फार ईस्ट सिटी में तनाव का माहौल बना रहा। हालांकि जादूगर अप्रेंटिस को सम्मानित किया गया था, फिर भी शहर के गार्ड ने हर घर की तलाशी लेना बंद नहीं किया। आखिरकार वे यह पक्का करना चाहते हैं कि शहर में अप्रेंटिस जादूगर का कोई साथी न हो। लेकिन सर्च के नतीजों ने चेन म्यू और विलियम दोनों को हैरान कर दिया। अप्रेंटिस विजार्ड सच में अकेला आया था। मुझे नहीं पता कि जादूगर का प्रशिक्षु घमंडी है या आत्मविश्वासी। उसने अपनी जान जोखिम में डाली और आखिर में उसे यहीं दफनाया गया। मास्टर ने मैसेज भेजा है, चलो पहले मैनर में वापस चलते हैं, एम आ गया है, विलियम ने गंभीर चेहरे से कहा और बोलते हुए अपने हाथ में एक पत्र चेन म्यू को दे दिया। चेन म्यू ने उसे लिया और अपने हाथ में रखे पत्र पर नजर डाली। इस पत्र में उनके पिता अर्ल आर्थर की उनके लिए चिंता लिखी थी। खास बात यह है कि चेन म्यू को जल्द से जल्द हवेली में वापस जाने दिया जाए और वह अब फार ईस्ट सिटी में न रहें। चेन म्यू को स्वाभाविक रूप से पता था कि इस समय फार ईस्ट सिटी सुरक्षित नहीं था। एक जादूगर के स्टूडेंट ने उसे मारने के लिए यहां आने की हिम्मत की और उसके बाद एक से ज्यादा लोग आ सकते हैं। अर्ल आर्थर को भी इस बात का पता था, इसलिए उन्होंने चेन म्यू से जल्द हवेली वापस जाने को कहा। ठीक है, तो हम तुरंत निकलेंगे और हवेली लौट आएंगे, चेन म्यू ने पत्र विलियम को वापस दिया और दृढ़ता से कहा। वह यह नहीं भूला कि तीनों सिमुलेशन में ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड के सदस्यों ने हर बार गोल्डन लायन फैमिली के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इससे पता चलता है कि युद्ध होना ही है। चेन म्यू और विलियम ने फार ईस्ट सिटी में ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड के एक जादूगर प्रशिक्षु को मार डाला। अगर सोसाइटी ऑफ सीकर्स इन ब्लैक कोई बयान नहीं देती है, तो वह जादूगर संगठन कहलाने के लायक नहीं है। आखिरकार जादूगर घमंडी लोगों का एक झुंड होते हैं और वे आम लोगों के एक ग्रुप को अपने सिर पर गंदगी करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन चेन म्यू, जिसने 3 बार सिम्युलेट किया था, समझ गया कि भले ही गोल्डन लायन फैमिली आखिर में लड़ाई जीत गई, फिर भी वह बार बार गंभीर रूप से घायल हो गया। अच्छी बात यह है कि अभी का हीरो सिमुलेशन से अलग है और अब वो एक असली महान नाइट है। अच्छा है, चेन म्यू की बातें सुनकर विलियम ने तुरंत जवाब दिया। एन पहले से ही फार ईस्ट सिटी के गेट पर इंतजार कर रहा था। अर्ल आर्थर चेन म्यू की सुरक्षा को बहुत महत्व देते थे, इसलिए इस बार 2 महान शूरवीर चेन म्यू को वापस जागीर तक ले गए। कृपया फॉलो अप करें, कृपया टिकट रिकमेंड करें। इस अध्याय का अंत चैप्टर 36 द फैमिली सीक्रेट गार्ड एंड द अंडरग्राउंड पैलेस, चैप्टर 36 फैमिली सीक्रेट गार्ड और अंडरग्राउंड पैलेस। आगे पढ़ने के लिए गोल्डन लायन मैनर, जहां अर्ल आर्थर रहते थे। इस समय हवेली में केवल अर्ल आर्थर और चेन म्यू ही थे। चेन म्यू को फार ईस्ट सिटी छोड़कर मैनर में लौटे हुए कुछ दिन हो गए हैं। ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी का रिएक्शन इतना तेज नहीं था, इसलिए इस दौरान मैनर काफी शांत था। फैमिली सीक्रेट गार्ड, चेन म्यू ने अपने सामने खड़े अपने पिता की ओर देखा। उनकी आवाज में कुछ शक था। हाँ, सही कहा, परिवार का सीक्रेट गार्ड। इसे परिवार का मृतक भी कहा जा सकता है। अर्ल आर्थर हल्के से मुस्कुराए, जैसे चेन म्यू के लिए शक होना आम बात हो। परिवार का मृत व्यक्ति चेन म्यू कोई अजनबी नहीं है। जब वह गोल्डन लायन एरिना में जागीर में लौटा तो मरे हुए सैनिक ने ही उसे रोका था। हालांकि अर्ल आर्थर ने कहा कि वह उसे गोल्डन लायन परिवार के सदस्यों से मिलवाने ले जाएगा, जिससे वह अभी भी थोड़ा उलझन में था। आखिरकार असली मालिक 17 साल से हवेली में रह रहा है और चेन म्यू को टाइम ट्रैवल किए हुए लगभग 1 साल हो गया है। उसने हवेली में उस मरे हुए आदमी को कभी नहीं देखा जिसे अर्ल आर्थर ने बुलाया था। क्या यह हवेली के पास है? हाँ, यह हवेली के पास है। अर्ल आर्थर की आवाज बहुत निर्णायक थी और चेन म्यू ने भी धीरे धीरे अपने दिल के शक को दबा दिया। तो फिर अपने पिता की बात सुनो और जाकर देखो। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। शब्द पढ़ने के बाद अर्ल आर्थर उठे और आगे बढ़ गए और चेन म्यू बिना कुछ कहे अर्ल आर्थर के पीछे पीछे चला गया। बगीचे से गुजरते हुए अर्ल आर्थर एक खुली जगह के सामने रुक गए। यह बहुत खाली जगह है, लेकिन यह साफ साफ देखा जा सकता है कि यहाँ कई पत्थर के स्मारक खड़े हैं। चेन म्यू इस जगह से अनजान नहीं है, या फिर असली मालिक की याद में यह जगह बसी है। कब्रिस्तान? पापा मुझे यहाँ क्यों लाए? चेन म्यू के दिल में दबे शक फिर से उभर आए, लेकिन वे उसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखे। हाँ, यह गोल्डन लायन परिवार का कब्रिस्तान है, जहाँ असली मालिक की मां को दफनाया गया था। परिवार का मरा हुआ आदमी कहाँ है? चेन म्यू के मन में ऐसा विचार आया, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत खारिज कर दिया।
यह कैसे संभव है? चेन म्यू ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अर्ल आर्थर उसे बिना किसी कारण के यहाँ नहीं लाएंगे। और अर्ल आर्थर, जो अगले ही पल अपनी जगह पर रुक गए, बोले, वीरी, मेरे साथ आओ, अब तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताने का समय आ गया है। आखिरकार अर्ल आर्थर कब्रिस्तान की गहराई की ओर चल पड़े। चेन म्यू चुपचाप अर्ल आर्थर के पीछे पीछे चला गया। जब दोनों कब्रिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, तब अर्ल आर्थर रुके और चेन म्यू की ओर देखने लगे। चेन म्यू की आंखों में शक की एक झलक दिख रही थी। विली, थोड़ा पीछे हटो। यह सुनकर चेन म्यू कुछ कदम पीछे हट गया। चेन म्यू की हरकतें देखकर अर्ल आर्थर कुछ कदम आगे बढ़े और एक पत्थर की पट्टिका के सामने रुक गए। चेन म्यू ने भी जब यहां आए तो इस स्टील को देखा, और इस पर ध्यान न देना मुश्किल था, क्योंकि यहां केवल यही स्टील था। अर्ल आर्थर ने अपने नंगे हाथों से स्टील को घुमाया, और जो स्टील जमीन में जड़ा हुआ लग रहा था, उसे अर्ल आर्थर ने आसानी से घुमा दिया। 180 घूमने के बाद अर्ल आर्थर की हथेली से अचानक सुनहरी हवा की एक परत निकली, और फिर उसने स्टील के ऊपर जोर से थप्पड़ मारा। अर्ल आर्थर ने स्टील को 1 इंच नीचे गिरा दिया। अगले ही पल एक बहुत बड़ी आवाज आई। चेन म्यू की हैरान आंखों में उसके सामने जमीन में एक छेद था, और जमीन तक जाने वाली एक सीढ़ी दिखाई दी। तो यह अंडरग्राउंड है। चेन म्यू थोड़ा हैरान हुआ। उसे यह पहले ही सोच लेना चाहिए था। गोल्डन लायन मैनर के पास अगर यह आसमान में नहीं है, तो यह सिर्फ जमीन के नीचे ही हो सकता है। टहलना, अर्ल आर्थर ने धीरे से कहा, और फिर पहले ग्राउंड की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखा। चेन म्यू समझ गया कि उसके पिता उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वह अर्ल आर्थर के पीछे पीछे सीढ़ियों पर चला गया। चेन म्यू के अंदर आने के बाद अर्ल आर्थर ने आराम से आसपास थपथपाया, और उसके सिर के ऊपर का छेद फिर से बंद हो गया। लैंडिंग फिर से अंधेरे में डूब गई। लेकिन इस समय चेन म्यू पहले से ही एक महान योद्धा था, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चीजें देख सकती थीं।